आप अपनी पर्सनैलिटी को ही अपने फोटोग्राफ के थ्रू एक्सपोज कर रहे होते हैं। मीन्स कि आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे होते हैं, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर मेरे फोटोग्राफ को देख करके एक सेकंड पर्सन को लगता है कि ये नवीन की फोटोग्राफ है, फाइन, तो मैं सक्सेसफुल हो गया ना। फोटोग्राफी में जब तक फिलॉसफी नहीं आती है तब तक बिल्कुल। आप कुछ भी नहीं है, वो तब तक वो जीरो है। मैं उसको मान के चलता हूँ, मेरे लिए वो जीरो है। तो मैं ऐसे फोटोग्राफ को ना देखना चाहता हूँ, ना समझना चाहता हूँ, क्योंकि आर्टिस्ट को जो अपने आप को, जो फोटोग्राफर वो फोटोग्राफ ले रहा है, उसको खुद ही नहीं पता वो कर क्या रहा है। वो ऐसे ही रंग कलर देख रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, लाल पीला दिख रहा है, उसने फोटो खींच लिया बस। देखो सबके पास पेन होता है, बिल्कुल। ठीक है, पेपर होता है सबके पास, नोटबुक होता है, बट लिख सकते हैं सब, लेकिन सब राइटर नहीं बन सकते, राइट। पॉसिबल ही नहीं है। तो सेम इन फोटोग्राफी। सो हेलो नवीन सर, कैसे हो सर आप? पहली बात तो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। थैंक यू फॉर कॉलिंग दिस। एक्चुअली जी। आई एम गुड, सब कुछ ठीक है, एंड एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। देखो फोटोग्राफी में क्या है कि जब हम्म, फोटोग्राफर को जब हम पूछते हैं ना कि कैसा चल रहा है, जी। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज यही होती है कि सब, अगर फोटोग्राफी चल रही है तो सब कुछ ठीक चल रहा है। जी। जी। तो अभी अभी जैसे फिलहाल आप इस टाइम पे कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, या मतलब क्या है अभी, किस तरीके से चल रही चीजें? अभी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, दो प्रोजेक्ट है मेरा। हम्म, पर्सनल प्रोजेक्ट कह सकते हैं आप इसको। जी। क्योंकि जो पर्सनल लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि आप एक कूल माइंड से काम कर रहे होते हैं, उस पर कोई जी। जल्दी जी। नहीं होती है आपको, और हम्म, आप उसके हर छोटी छोटी जो बारीकियां हैं ना उसको धीरे धीरे समझ रहे होते हैं। तो हम्म, एक प्रोजेक्ट है मेरा जो कंटिन्यूअसली चल रहा है पिछले 2 साल से ऑलमोस्ट, जी। और वो प्रोजेक्ट है मेरे होम टाउन से रिलेटेड ही है, होम टाउन में ही कर रहा हूँ। जी। फिलहाल तो मैं अभी दिल्ली आया हुआ हूँ, दिल्ली में हूँ, जी। 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 बट थैंक गॉड कि मुझे पेंडेमिक के टाइम पे जब कोविड का था, जी। तो आप कह सकते हैं कि 25 साल के बाद पहली बार मौका मिला मुझे अपने होम टाउन में पेरेंटल घर पे रहने का, बहुत लंबे टाइम तक। जी। 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 तो उस पीरियड में काफी ना नए थॉट्स डेवलप हुए, हम्म, नई सोच उस टाइम पे बनी। तो जो थॉट्स उस टाइम पे डेवलप हुए, तो मैंने सोचा कि उसको मैं एक प्रॉपरली ना हम्म, प्लान करूँ, दिमाग को, राइट। मतलब अपने आप को रेडी करूँ उस चीज के लिए कि अगर मैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी जगह पे फंस जाऊं, राइट। सपोज करो 6 महीने के लिए, तो राइट। 6 महीने के लिए क्या एक फोटोग्राफर बैठ जाएगा? नहीं, नहीं बैठेगा, राइट। क्योंकि उसका दिमाग बैठ नहीं सकता। तो मैंने बिल्कुल। अपने को एक है ना नए थॉट प्रोसेस के थ्रू, तो एक प्रोजेक्ट मेरा है, चल रहा है, मैंने वही स्टार्ट किया, अभी हम्म, कंटिन्यूड है, काफी जी। कुछ कर लिया है, लेकिन कुछ सेक्शंस अभी भी है, बचा हुआ है, जो उस पर काम कर रहा हूँ। जी। 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 ऑल राइट। तो जैसे आपने पर्सनल प्रोजेक्ट की बात करी, मैं सर आपसे ना ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कितना इंपॉर्टेंट होता है पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे काम करना? क्योंकि एट टाइम्स फोटोग्राफर्स का एक ये रवैया होता है, या हम हमेशा ये देख रहे होते हैं कि हमें कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट मिल जाए, या कुछ ऐसा हाँ कुछ हो हाँ जाए हाँ। जिससे कि ना हम अपनी फोटोग्राफी करियर को आगे लेके जा पाए। कमर्शियल फोटोग्राफी हम इसीलिए ज्यादातर करते हैं। तो इन सब के बीच में आपको क्या लगता है, कितना इंपॉर्टेंट है अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे काम करना, रुक करके तसल्ली से उन चीजों पे? देखो पर्सनल प्रोजेक्ट, मेरा मानना है एज ए फोटोग्राफर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक सीरियस फोटोग्राफर के लिए। जो, क्योंकि पर्सनल प्रोजेक्ट में क्या होता है कि वो आपके अपने थॉट्स होते हैं राइट। जिसपे आप काम कर रहे थे। यू आर नॉट बाउंड टू एनी ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्टिकुलर पर्सन के तरफ से दिया गया कोई प्रोजेक्ट होता है, तो वो एक क्या होता है कि एक टाइम बाउंड होता है। राइट। आपका माइंड ये होता है कि नाउ हमें ये सबमिट करना है इस पर्टिकुलर टाइम तक, अदरवाइज मुझे जो है उसका जो मॉनेटरी बेनिफिट है वो वो नहीं उसमें लेट मिलेगा। हो गया है something। हाँ, तो वहां पर क्या होता है कि जब पैसा इन्वॉल्व हो जाता है डायरेक्टली ना अपर लेवल पर, तो आपका माइंडसेट अलग हो जाता है। राइट। जब वो चीजें इन्वॉल्व नहीं होती है, तो आप क्या करते हैं, आपका थॉट प्रोसेस, जैसे आप इवॉल्व हो रहे होते हैं डेली, हम्म, जो काम आप कर रहे होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि एक आर्टिस्ट हर दिन अपने काम के साथ इवॉल्व हो, उसके थॉट, वो नई चीजें सीखे, हम्म, उसके काम में डेप्थ आए। जैसे मैं अपने प्रोजेक्ट पे, पिछले जिस प्रोजेक्ट पे 2 साल से काम कर रहा हूँ, जी। मुझे लगा कि अभी जस्ट मैंने जो अप्रैल में जो काम किया, अभी अभी लास्ट मंथ की बात कर रहा हूँ, जी। वो मेरा अभी तक का पिछले 2 साल में सबसे बेस्ट आउटपुट था। ओके।
रीजन क्या था उसके पीछे, क्यों मुझे लगा बेस्ट आउटपुट है? बिकॉज क्योंकि इतने जो पीछे से मैं करता आ रहा था काम, उसमें और वो इम्प्रूवमेंट लेकर के आया, और मेरे थॉट वाइडेंड हुए, राइट। मैं लोगों के और करीब पहुंचा, उन लोगों के जो मार्जिनाइज लोग हैं, जिन पर जिनकी जर्नी लाइफ की बड़ी स्ट्रगल वाली है, राइट। डिफिकल्ट है, पेनफुल है, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, और जितना वो करते हैं उतना उनको मिलता नहीं है। तो जैसे आप उनके पास अगर घंटे भर बैठ भी जाएं और केवल देखते रहें, आप यू डोंट यूज योर कैमरा कि आप शूट ही करना है समथिंग, तो वो जब आप बार बार देखते हैं ना, हर दिन देखते हैं, तो आपकी नॉलेज बढ़ती है राइट। ग्राउंड लेवल पर। तो ये काम आप तभी कर सकते हैं, तसल्ली से करना होता है, आराम से करना होता है, आपको समझना होता है हर चीज को। राइट। अभी एक बच्चे ने मुझे कुछ दिन पहले ही एक क्वेश्चन पूछा था, जी। इंस्टाग्राम आजकल कॉमन है बहुत, तो डीएम लोग करते हैं वहीं पर, जी। कि सर आप कैसे इन लोग, मतलब ये लोग कैसे एग्री हो जाते हैं फोटो आप जब ले रहे होते हैं इनका? तो राइट। मैंने उनको लिखा कि मैं कभी भी, मुझे आज तक जरूरत ही नहीं पड़ी एग्री करवाने की, जी। क्योंकि मैं उस माहौल में इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ कुछ दिन तक, कि राइट। उनको लगता ही नहीं है जिनकी मैं फोटो ले रहा हूँ कि उनकी मैं फोटो ले रहा हूँ। राइट। सही बात है। और बिना बात किए हुए होता है, बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। हम जिन लोगों के बीच, जैसे सपोज करो कि आप फ्लड के टाइम पे काम कर रहे हैं, राइट। तो अगर अगर आप बाढ़ के पानी में, फ्लड के पानी में आप भी एंटर कर रहे हैं, हम्म। बार बार जा रहे हैं, आप उस डिफिकल्टी को, जो डिफिकल्टी वो जिसकी लोग आप फेस फोटो कर ले रहे रहे हैं। हैं, राइट। हाँ फेस कर रहे हैं, उस डिफिकल्टी को आप ग्राउंड लेवल पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, जी। गारंटेडली द पीपल फील दैट ये पर्सन जो है ये भी एफर्ट कर रहा है, मतलब जी। मेहनत कर रहा है। जी। तो फिर आपको कहने की, बात करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है। जरूरत नहीं पड़ती। फिर सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली, आपका बॉडी लैंग्वेज और उनका बॉडी लैंग्वेज जी। सिचुएशन के साथ इतना मिक्सअप हो जाता है कि देयर इज नो नीड टू टॉक। हाँ, ये नॉन वर्बल कुछ क्यूज होते हैं ना, जिनसे कि फिर हाँ वो हेल्प बिल्कुल, करते हैं। वो एक सेंस कनेक्ट होता है। राइट। सपोज करो, बड़ी सारी चीजें हैं, ये तो ह्यूमन एलिमेंट के साथ है। मैं तो मैंने ये फील किया है अभी तक इस 10 years के अंदर, जब मैं ह्यूमन एलिमेंट्स पर काम नहीं भी कर रहा होता हूँ, और मेरे एलिमेंट्स लाइक ट्री, नेचुरल एलिमेंट्स होता है, ट्री होता है, रिवर वाटर होता है, या राइट। बर्ड्स हैं, या समथिंग अदर चीजें हैं, तो राइट। मैं तो उनसे भी कनेक्ट हो जाता हूँ बहुत ज्यादा। कनेक्ट होने जी। का मेरा मतलब क्या है कि मुझे लगता है कि ये जो ट्री है, ये जो फॉग है, जो विंटर का फॉग है, जो ट्री है, जो बर्ड्स हैं, जो जी। चीजें मुझे दिख रही हैं, वो मुझसे बातें कर रही हैं। हम्म। And when you start feeling that कि such kind of subjects are talking to you ना, राइट। तो एक ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन होता है, और जो हम्म। ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन होता है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग एक दूसरे को समझने के लिए, सो दैट यू विल बी एबल टू कैप्चर अ गुड फोटोग्राफ, गुड राइट। फोटोग्राफ, स्टोरी टेलिंग फोटोग्राफ्स। राइट। राइट। और सर, ये बेसिकली करने के लिए आप, मतलब क्या कोई प्रोसेस आपके पास में है जो आप मतलब बहुत लंबे टाइम से करते हुए आए हो, कि आप एक कनेक्शन बिठा पाओ अपने सब्जेक्ट के साथ में भी? या कोई अगर फिजिकल सब्जेक्ट वैसा नहीं भी है, इंसान नहीं भी है, आप हम माउंटेन्स की बात कर रहे हैं, ट्रीज की बात कर रहे बिल्कुल। हैं, तो किस तरीके से आप वो एक कनेक्शन बिठा पाते हो? मतलब क्या उसमें ऑब्जर्वेशन। आपके पर्सनल पर्सनल नेचर का कितना रोल होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जैसे इंट्रोवर्टेड है ज्यादा या एक्सट्रोवर्टेड है आप? देखो, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट एक बड़े ही फिक्स वर्ड है। जी। मेरी जो लाइफ जर्नी है वो फिक्स स्टाइल में या फिक्स चीजों को समझने के लिए नहीं है। ना राइट। तो मैं कहता हूँ कि इंट्रोवर्ट हूँ, ना ही मैं कहता हूँ एक्सट्रोवर्ट हूँ। हम्म। इन दोनों का मिक्सचर है मेरे अंदर। जी। अगर मेरा सब्जेक्ट मेरे थॉट के साथ चल रहा है, तो हम्म। मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, राइट। क्योंकि वो मैथ। और अगर जो कंटेंट जो मेरे इनर सेंस से दूर है, हम्म। तो मैं इंट्रोवर्ट हूँ। इसका मतलब कि जो सब्जेक्ट मुझे कम्युनिकेट कर पा रहा है, मैं उसके साथ एक्सट्रोवर्ट हूँ। जी। जो सब्जेक्ट मुझे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, मैं वहां इंट्रोवर्ट हो जाता हूँ। अगर मुझे आज कोई कहे कि आप स्टूडियो शूट करें, जी। बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, वहां हम्म। मैं इंट्रोवर्ट हो जाऊंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, मैं बंद कमरे में बैठ के मेरा दिमाग बंद हो जाएगा, तो इंट्रोवर्ट हो जाऊंगा बिल्कुल। राइट। राइट। क्योंकि राइट। क्योंकि वो चीज मुझे कम्युनिकेट नहीं कर रही है। देन हम्म। आई एम आउट, बाहर हूं, मैं जैसे ही बाहर हूँ, तो मेरा सब कुछ एक्सट्रोवर्ट है। एक्सट्रोवर्ट होने का मतलब क्या होता है कि जितनी भी चीजें हैं वहाँ आसपास, हम्म। पेड़ है, पेड़ का पौधा है, पेड़ की डालियां हैं, पेड़ हम्म। पर बैठी चिड़िया है, कोई साइकिलिस्ट जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, जी। तो वो सब मुझे कम्युनिकेट करने लगते हैं। और जब सब हम्म। बातें करते हैं आपके साथ, तो आप, इसका मतलब आप भी बातें कर रहे हैं ना उनके साथ। राइट। राइट। तो राइट। जब जब आप इतनी बातें कर रहे हैं उनके साथ, तो इंट्रोवर्ट तो हुए नहीं आप हम्म। एक्सट्रोवर्ट हो गए। तो हम्म। वो सिचुएशन है,
तो सिचुएशन मुझे एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट के फॉर्म में अपने आप बन जाता है या बना लेता है। राइट राइट राइट। मतलब मेरा ये क्वेश्चन पूछने के पीछे रीजन ये था ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इंट्रोवर्टिज्म की बात करता हूँ, अब जैसे आपने बोला कि एक कनेक्शन बिठाते हो आप अपने आसपास के सराउंडिंग में, लेकिन सर उसके लिए भी एक ठहराव तो चाहिए एक पर्सनैलिटी में इंसान की, वरना लोग जैसे बाहर जाते हैं तो वो इतना इधर उधर हर जगह उनका दिमाग घूम रहा होता है कि अपने आसपास की वो छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल है अपने आप में। हमेशा हमारा दिमाग उन्हीं चीजों में जाता है जो बहुत कूल और हैपनिंग जो भी हमारे आसपास में चीजें हो रही होती हैं। अब मैं ये क्वेश्चन पूछने के पीछे मैं रीजन आपको बताता हूँ। जैसे मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, आपका मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा, उसमें मुझे एक बहुत अच्छा एक इंसिडेंट मुझे पता लगा कि जैसे आप जब आप छोटे थे तो आप ड्राइंग बना रहे थे, एक बार की बात है, आप रैबिट बना रहे थे और वो आपने उसका शेडो बना दिया। तो वहां पे आपके टीचर ने आपको बहुत वहां पे जो है एक तरीके से प्रोत्साहन किया, आपको अप्रिशिएट किया। और फिर बचपन की एक और बात है कि आप कुछ टी कप बना रहे थे, उसमें आपने वेपर बना दिए। ये दो बहुत चीजें छोटा था। हाँ बहुत छोटे थे। अब ये जो मैंने चीज पढ़ी ना, ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक बच्चा जो कि इतनी डिटेल में किसी चीज को पकड़ पा रहा है या उसका दिमाग वहां लग पा रहा है, तो कहीं ना कहीं बाकी चीजों से एक लेवल पे उसका डिस्कनेक्ट भी होगा, तभी वो इन चीजों पे कनेक्ट कर पा रहा है। तो इस मामले में आपको क्या लगता है, ये डिटेल जो है? हम्म। देखो, कुछ चीजें हमेशा आर्टिस्टिकली बचपन से मेरे साथ जुड़ी रही हैं। जी आप बिल्कुल। उसको गॉड गिफ्ट कह सकते हैं, नेचर का गिफ्ट कह सकते हैं, कि मुझे आर्टिस्टिकली जो है मेरा ब्रेन अलग टाइप से वर्क कर रहा होता था पहले भी। जी ये अलग बात थी कि जिस सिचुएशन में हम बड़े हो रहे थे, जिस माहौल में बड़े हो रहे थे, तो वहां पर इन चीजों की वैल्यू नहीं थी। जी बट मुझे मुझे पता था कि मैं थोड़ा सा अपने और सर्किल से अलग हूँ। जी तो अब जैसे दूसरे बच्चे उस टाइम को अलग इन्वेस्ट करते थे, मैं राइट। अलग करता था, और बहुत छोटे से था। तो ये क्या होता है कि मेरा ऑब्जर्वेशन बहुत ही डीप लेवल पर होता था, बहुत छोटे से था। बहुत छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करना, और बहुत सिंप्लिसिटी से ऑब्जर्व करना। जी जैसे मैंने कभी किसी चीज के लिए अपने आप को फोर्स नहीं किया। राइट। जब आप फोर्स नहीं करते हैं ना, तो वो ऑब्जर्वेशन बहुत क्लियर होता है आपका। जब आप फोर्स करते हैं, डेलिब्रेट करते हैं, तो वो नेचुरल आप गेन नहीं कर सकते वहां से। जब आप फोर्स डिलिबरेटली नहीं करते हैं और आप गेन ज्यादा करते हैं, आप सपोज कीजिए आप एक जगह पे गए, आप जी वहां रुके हुए हैं, फाइन। रुकने के पीछे क्या रीजन होता है? आपका इनर सेंस रोकता है। आपकी आंखें जो है बस देख रही हैं चीजों को, बट आपका इनर सेंस जो है वो कहता है यहाँ कुछ है। जी तो आप रुक जाते हैं, और जैसे ही आप रुक जाते हैं तो आपका इनर सेंस, आपका सराउंडिंग एरिया आपको अपने आप कुछ देना शुरू कर देता है, क्योंकि राइट। आप सेंस करने लगते हैं चीजों को। और जितना डीपली आप ऑब्जर्व करेंगे, उतना आपकी जो नॉलेज है, इनर नॉलेज, उस राइट। टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे बढ़ती जाएगी। तो आप उस पर्टिकुलर टाइम पे एज एन आर्टिस्ट, अगर कैमरा लेकर के नहीं भी हैं, अगर आप पेन लेकर के नहीं भी हैं, स्केच आप नहीं भी बना पा रहे हैं, लेकिन आप बहुत कुछ अपने अंदर समेट रहे हैं। राइट। फाइन। तो दो तरह से हम करते हैं उस चीजों को ना, जो ऑब्जर्वेशन दो तरीके से होता है जी एक्चुअली। एक ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि हमारा दिमाग ने हमें कुछ दे दिया और हमने दिमाग में रख लिया और हमारा काम हो रहा है, ठीक है। जी। दूसरा क्या होता है, दिमाग से वो दिल तक उतर आता है। राइट। दिल तक उतर आने का मतलब होता है कनेक्टिविटी। अगर आप कनेक्ट हो गए ना, तो आप कभी भी उस चीज को नहीं भूलेंगे। तो मेरी बचपन से ये चीज थी कि मैं भूलता ही नहीं था ऐसी चीजों को। राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें मुझे अभी भी याद रहती भी हैं भी। और मैंने अपने उन सारी चीजों को ना, जो ड्राइंग का, पेंटिंग का, सब कुछ यूटिलाइज किया अपने फोटोग्राफी के अंदर। जी 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 इवन कि मैंने तो जो कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की, फाइनली मास्टर्स डिग्री, और इतने टाइम तक टीचिंग की, जी। उसको यूटिलाइज करता हूँ यहाँ पे। हाँ। राइट। वो मुझे काम करता है कि मैं अपने बच्चों को, 30 30 या 40 बच्चों को क्लास में कैसे संभालता था, कैसे उनसे मैं इंटरेक्ट करता था बिना बोले हुए, कैसे मैं बच्चों को, हमेशा हमारे बच्चे डिसिप्लिन वे में रहते थे सामने। जी 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 तो पता नहीं क्या होता है, ऐसा नेचुरली होता है या होता है, डिसिप्लिन वे में मुझे मेरे सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं जब मैं वहाँ होता हूँ तो मेरी ऑब्जर्वेशन जो है वो एक इनर ऑब्जर्वेशन होती है, केवल आंखों से नहीं देखता उन चीजों को। तो ये मुझे इसका बेनिफिट मिलता है। अब इसको आप किस तरह से देखते हैं, जी 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 मुझे नहीं पता दूसरे दूसरे कैसे इसको समझेंगे, कि जब मैं बात बोल रहा हूँ वो फिलोसफिकल ज्यादा है जी 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 या प्रैक्टिकल कितना है। बट मेरे लिए फिलोसफी और मेरे लिए प्रैक्टिकलिटी दोनों सेम ही है, क्योंकि राइट। मेरी फिलोसफी अगर
मेरे प्रैक्टिकल चीजों को सपोर्ट नहीं करती या प्रैक्टिकल चीजें फिलोसफी को सपोर्ट नहीं तो करती, फिर तो वो फिर वो किसी मेरे काम काम की नहीं। की नहीं है, किसी काम की नहीं है। तो मेरी फिलोसफी मेरे प्रैक्टिकलिटी को सपोर्ट कर रही है, मेरी प्रैक्टिकलिटी मेरी फिलोसफी को सपोर्ट कर रही है। राइट राइट राइट। और आपने जैसे ये अभी ऐसा जी रेगुलरली होता है, और ये रेगुलर होता है जब भी मैं बाहर जाता हूँ, ऑलमोस्ट ये होता है। मतलब पिछले 5-6 सालों में तो काफी अच्छे से ये हो रहा है। डिफिकल्टी आती है एज एन हम्म, आर्टिस्ट, एक क्रिएटिव ब्लॉक भी आता है, डिफिकल्टी जी भी आती है। कई बार आपकी क्रिएटिविटी रुक जाती है, जी। बट आपकी रुकी हुई क्रिएटिविटी भी आपको बहुत कुछ सिखाती है। हम्म। और राइट। मैं वो पर्सन, दिमाग अंदर से एक वो पर्सनालिटी है मेरी कि मैं हार नहीं मानने वाला चीजों को। जी अगर मेरी क्रिएटिविटी रुक गई है तो मैं उसी रुके हुए फेलियर में से ही, जो कहते हैं ना कि फेलियर में से ही अपने उस चीज को राइट। निकालना होता है बाहर। तो हम्म। मेरी कोशिश होती है कि मैं उस चीज से सीख करके कुछ निकालूं, नया कुछ करूं, कुछ नए थॉट्स आए मेरे पास, इस तरह से राइट प्रोसेस चलता है। राइट। और आपने जैसे अभी बोला ना कि आपके दिमाग में वो इंसिडेंट्स रहते हैं जो भी आपने एक्सपीरियंस किए हैं जो भी हैं, क्या आपके साथ में भी मतलब बिल्कुल। ऐसा मेरे साथ में होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी हिल स्टेशन गया या कहीं पे भी गया, तो अब मैंने हम्म कहीं पे रुक करके कहीं पे चाय पी ली फॉर एग्जांपल, तो अब उसके हम्म। आसपास का जो भी एनवायरनमेंट उस टाइम पे रहा होगा या कुछ भी चीज वहां पे रही होगी वो मेरे दिमाग में रहती है, और मैं जैसे घर भी आ जाता हूँ बाद में, तो वो मेरे को एग्जैक्टली पॉइंट याद रहता है कि वो ज्योग्राफिकल कंडीशन वहां पे और फिजिकलिटी में क्या वहां पे प्रेजेंट था। तो ये आपके बिल्कुल। साथ में भी रहता होगा अगर आप याद हंड्रेड रखते हो परसेंट चीजें। 100%। मैं अपने एक एक फोटोग्राफ की एक एक छोटी छोटी चीज कभी भी बता सकता हूँ। जी। वो हम्म। उससे उसका मतलब क्या है, भाई बताने का मतलब क्या है कि मैंने उसको उतनी देर तक इतना ऑब्जर्व किया या राइट महसूस किया या फील किया कि वो पूरी कहानी, अगर मैं बोलना शुरू करूं तो मतलब फोटोग्राफ के से अलग बहुत सारी चीजें बता दूंगा आपको। क्योंकि राइट एक फोटोग्राफ जब आप कैप्चर कर रहे होते हैं ना, तो उसके आगे पीछे बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं, एंड यू चूज अ बेस्ट सिचुएशन टू कैप्चर इन अ फ्रेम। राइट। तो मुझे एक एक चीज याद रहती है कि वो साइकिल वाला इस पोजीशन पे था तो मैंने क्लिक नहीं किया, क्योंकि उसका पैडल जो था उस टाइम पे पैरेलल था। हम्म। जब वो ऊपर नीचे हुआ और तो मैंने उस पैडल को तो क्यों उस टाइम पे किया, और मैं उस टाइम पे ये भी नहीं था, उस टाइम पे मेरा ध्यान बैकग्राउंड पर भी था कि किसी दूसरे वो सब्जेक्ट से ओवरलैप तो नहीं हो रहा है। राइट। तो मुझे एक एक सीक्वेंस याद रहता है अपने फोटोग्राफ का। हम्म। वो ऑब्जर्वेशन है, जब आप एक क्लोज कनेक्टिव ऑब्जर्वेशन बनाते हैं तो नेचुरल है कि वो चीज आपको हमेशा याद भी रहेगी। हम्म। सही बात है। तो राइट ये बहुत जरूरी है एज एन फोटोग्राफर, एज एन आर्टिस्ट। जो एक राइटर होता है, जो लिखता है ना, राइट। जो पोएट्री करते हैं ना, आप अगर उनसे बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो ये पोएट है वो पर्टिकुलर छोटे से टाइम में भले ही लिखता है, लेकिन उसकी पोएट्री के पीछे बड़ी लंबी कहानी होती है। हम्म। राइट, मैं लिखता हूँ पूरे, सर वैसे। हाँ लिखते हैं ना, तो पुराने एहसास, बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आती हैं। आपके राइट। लिखने का भी टाइम तो फिक्स नहीं होगा, हो सकता है अचानक जी रात में 2 बजे आपके दिमाग में आए और आप उठ करके पहले लिखते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या होता है, क्योंकि आपका जो माइंड है बहुत सारा चीज कंसीव कर रहा होता है। राइट। जब और अगर वो जो कंसीव किया हुआ चीज दिमाग से आपके दिल तक पहुंच जाता है तो ही आप लिखते हैं ना। बिल्कुल। दिमाग तक रहेगा तो दिमाग तो पागल है, वो तो आपको लिखने नहीं देगा, क्योंकि जहां जहां वो दिल तक पहुंचा आप लिख लोगे उस चीज को। वैसे तो सर वैसे गाने में कहा जाता है दिल तो पागल है, बट ये सही बोला आपने, दिमाग तो पागल है। नहीं, दिमाग पागल है एक्चुअली। इंसान दिमाग से अगर सब कुछ काम करे ना, तो दिमाग से राइट। काम केवल बिजनेसमैन करता है, फ्रैंकली सही। नहीं सही बात है। थोड़ा सा अलग टॉपिक है। तो बिजनेसमैन नहीं है, हम आर्टिस्ट बिल्कुल है। बिल्कुल। बिजनेसमैन दिमाग से काम करता है, उसको लॉस प्रॉफिट नजर आ रहा होता है, हमें राइट लॉस प्रॉफिट कुछ नहीं नजर आता, हमें केवल वो सिचुएशन नजर आता है जिसमें हम उस इन्वायरमेंट में उस राइट। पर्टिकुलर सिचुएशन को अपने अंदर समेट रहे होते हैं, राइट जो एक फोटोग्राफ के फॉर्म में हम बाद में प्रेजेंट करते हैं कभी भी। राइट। और सर फिलॉसफी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? फिर मुझे जैसा आपकी बातों से अंदाजा लग रहा है कि फिलॉसफी में आप बहुत ज्यादा कुछ इंटरेस्टेड रहे होंगे या अभी भी होंगे। कितना इंपॉर्टेंट है फिलॉसफी आपकी लाइफ में, और किस तरीके से वो आपकी फोटोग्राफी में हेल्प करती है या आपके पर्सनल एक डेवलपमेंट में हेल्प करती है चीज? फिलोसफी हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। पता है क्या होता है, आपकी जो फिलोसफी है आपके आर्ट फॉर्म को निखारती है। जी और फिलोसफी कहाँ से आती है एग्जैक्टली केवल वो फिलोसफी सब्जेक्ट पढ़ने से, ये मैं उस सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा जो लोग फिलोसफी पढ़ते हैं। जी। वो एक सब्जेक्ट है, वो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, नॉलेज के लिए। फिलोसफी अपने आप में एक लाइफ एक्सपीरियंस है। राइट। जिसे आप सपोज सपोज करो, आप सनराइज के टाइम में कहीं खड़े हैं रिवर के पास, ठीक है। तो आपको आज का सनराइज और कल के सनराइज में बहुत सारा डिफरेंस नजर आएगा।
क्योंकि नेचर आपके हिसाब से नहीं चलता, नेचर अपने हिसाब से चलता है। बिल्कुल। तो अगर आप एक ही प्लेस पर 10 दिन कंटिन्यूअसली जाएं केवल सनराइज देखने के लिए, यू विल फाइंड 10 डिफरेंट सनराइजेस। हम्म। अब एक नॉर्मल पर्सन सनराइज को केवल सनराइज की तरह देखेगा कि सूरज उग रहा है, 5:30 का टाइम हो रहा है, दिस इज द सनराइज, एंड बड़ा अच्छा लग रहा है, लाल पीला जो कुछ भी, उसको उतना ही दिखेगा। टोटली एक फिजिकल फिनोमेना है, उसके अलावा और कुछ नहीं है उसके लिए। हाँ, उसके लिए फिजिकल फिनोमेना, उसको रंग दिखेगा बस, और कुछ नहीं दिखेगा। बट हम रंग में ना तो पता नहीं क्या क्या ढूंढ लेते हैं। हमारा हमारा जो इनर सेंस है, उस रंग में भी कई बार आप देखोगे, मेरे बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ हैं जो सनराइज के टाइम पे हैं और ब्लैक एंड व्हाइट है। हम्म। अब तो जो एक कॉमन पर्सन के लिए बोले क्या मजाक है ये, सनराइज को ब्लैक एंड व्हाइट में क्या ब्लैक एंड लेने का व्हाइट। मतलब है। राइट। बट मेरे थॉट उस टाइम पे वो थे, उस सनराइज के टाइम पे मेरा दिमाग उसको ग्रे स्केल में रीड कर रहा था। राइट। तो ये ग्रे स्केल में अगर सनराइज को आप रीड कर रहे हैं तो ये फिलोसफी है, ये फिजिकल फिनोमेना नहीं है। नहीं है सो इट्स बिल्कुल। टोटली अ डिफरेंट थिंग। तो एक आर्टिस्ट के लिए वो सारी चीजें जो ना फिजिकल नहीं है। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर लोग डालते रहते हैं, क्लाउड की फोटो डालेंगे, सनराइज की फोटो डालेंगे। जी। कभी मैं सोचता हूँ क्या बकवास है ये, हम्म। राइट। इज दिस रियली फोटोग्राफी? नो, नॉट एट ऑल। ये हम्म। फोटोग्राफी नहीं है। फोटोग्राफी में जब तक फिलोसफी नहीं आती है तब तक बिल्कुल। आप कुछ भी नहीं है, वो तब तक वो जीरो है, मैं उसको मान के चलता हूँ। हम्म। मेरे लिए वो जीरो है। तो मैं ऐसे फोटोग्राफ को ना देखना चाहता हूँ, ना समझना चाहता हूँ, क्योंकि आर्टिस्ट को जो अपने आप को जो फोटोग्राफर वो फोटोग्राफ ले रहा है, उसको खुद ही नहीं पता वो कर क्या रहा है। वो ऐसे ही रंग कलर देख रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, लाल पीला दिख रहा है, उसने फोटो खींच लिया बस। और ऐसा बट ऐसा उसको आप इसलिए भी बोल रहे हो क्योंकि वो आर्टिस्ट जो है जैसी एग्जैक्टली चीज हो रही है वो वैसे ही क्लिक कर रहे हैं, और क्योंकि एक ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड है या एक नोशन चलता है कि एक चीज को हम्म, पर्टिकुलरली 10 लोग ऐसे कर रहे हैं तो फिर वो वही करते रहते हैं। तो आप शायद इसलिए भी बोल रहे हो कि एज अ फोटोग्राफर हम उसमें अपना क्या डाल रहे हैं, हम उसमें ऐड क्या कर बिल्कुल। रहे हैं, अपना विजन। वो देखो, एक कॉमन कॉमन ह्यूमन बीइंग का परसेप्शन और एक आर्टिस्ट का परसेप्शन हमेशा अलग होता है। अलग होता है जी। एक बार मैं, एक बड़े फोटोग्राफर हैं, दिल्ली से ही हैं वो, हम्म। सीनियर फोटोग्राफर है, एक बार हमारी बात चल रही थी तो उन्होंने कहा कि नवीन, देखो सबके पास पेन होता है, बिल्कुल। ठीक है, पेपर होता है सबके पास, नोटबुक होता है, बट लिख सकते हैं सब, लेकिन सब राइटर नहीं बन सकते, राइट। पॉसिबल ही नहीं है। हम्म। तो सेम इन फोटोग्राफी, एवरीवन नाउ हैज कैमरा, फोन है सबके पास, कैमरा है, सब कोई सब कुछ कर रहा है, क्लिक कर रहा है, जहां आप देखोगे खड़े हुए वहां कोई ना कोई वीडियो बना रहा है, कोई ना कोई फोटो बिल्कुल। ले रहा है, कर रहा होता है। आप कहीं भी नजर डालो चारों तरफ, बिल्कुल एनीवन, सर। बट एवरीवन कांट बिकम अ फोटोग्राफर, हम्म। बिकॉज वही चीज है जो फिलॉसफी वहां की कमी है। वो अगर फिलॉसफी आप लेकर के नहीं आते हैं तो फोटोग्राफ एक फ्लैट फोटोग्राफ बनकर रह जाएगा, उस वो थॉट प्रोसेस जनरेट नहीं कर सकता। हम्म। जैसे ही फिलॉसफी, आपकी फिलॉसफी अगर एंटर हो गई तो और जो दूसरे फिलोसफिकल माइंड के लोग हैं ना, पता नहीं क्या क्या उसमें और निकाल लेंगे। राइट। तो एक फोटोग्राफ मल्टीपल स्टोरी कन्वे कर रहा होता है फिलोसफिकली, और हमें ऐसी चीजों को हम फोटोग्राफ कहते भी हैं एग्जैक्टली। जी। वही फोटोग्राफी है, वही आर्ट है एक्चुअली। हम्म। तो फिलोसफी मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट फिलोसफी फोटोग्राफी मेरे हिसाब से पर्सनली बिल्कुल। कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं भी मतलब पर्सनली ऐसा ही सोचता हूँ सर, क्योंकि मैं भी जैसे फोटोग्राफी, मैं ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करता हूँ पर्सनल लेवल पे। हम्म, तो हम्म, एक चीज ना मुझसे भी बहुत बारी पूछी जाती है कि ये पर्टिकुलर सीन तो ऐसा है ही नहीं, आप उसको हम्म, ब्लैक एंड व्हाइट में क्यों ले रहे हो। मैं बिल्कुल। शायद इंटरव्यू एलन शेलर का आपने शायद नाम सुना होगा, स्ट्रीट फोटोग्राफर है। नहीं सर, मैं उनका बिल्कुल इंटरव्यू बिल्कुल। देख रहा था, उनसे भी किसी ने एक बात पूछी थी कि वर्ल्ड अपने आप में नेचुरली जो है वो तो कलरफुल है, हमें अपनी आंखों हम्म, से, तो आप ब्लैक एंड व्हाइट क्यों क्लिक कर रहे हो। तो ये भी हम्म, एक बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीज एज इट इज जैसी है, आप वैसी क्यों नहीं उसको पोर्ट्रे कर रहे हो। हम्म, तो जो जैसा आपने बोला कि आप रियलिटी भी है तो उसमें आप अपना क्या ऐड कर रहे हो उसमें, रियलिज्म तो ठीक है वो वैसी है वो चीज, बट एक आपका अपने अंदर का भी एक पर्सपेक्टिव होता है कि आप पर्टिकुलर चीज को कैसे देखते हो, या उसमें अगर आप कुछ बदलाव चाहते हो उस पर्टिकुलर चीज में तो वो कैसे होते। ये सारी चीजें भी हम्म। मुझे लगता है कि जरूर इसमें ऐड करती हैं। बहुत कुछ ऐड करती है। आप इवन की देखो, मैं इसको तो थोड़ा दूसरे वे में हम्म। एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे मैं ब्लैक एंड व्हाइट को समझता हूँ ना। जी जी। अब ब्लैक एंड व्हाइट मेरे लिए केवल ब्लैक एंड व्हाइट है नहीं, एक्चुअली देखा जाए राइट। तो ब्लैक एंड व्हाइट क्या होता है कि एज अ फोटोग्राफर आप अपनी पर्सनालिटी, जो आपकी पर्सनालिटी है, जो आपके थॉट है, जो आपकी सोच है, वही आपका फोटोग्राफ है एक्चुअली। राइट। तो आप अपनी पर्सनैलिटी को ही अपने फोटोग्राफ के थ्रू एक्सपोज कर रहे होते हैं, मीन्स कि आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे होते हैं, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है एज एन आर्टिस्ट, एज ए फोटोग्राफर,
कि आज के डेट में क्या होता है, लोग अपने आप को छुपाते हैं, राइट। उनकी कमियां या उनकी अच्छाइयां। फोटोग्राफर, एक अच्छा फोटोग्राफर क्या करता है, अपने आप को, अगर फोटोग्राफर है, आर्टिस्ट है मतलब, जी। तो वो अपने आप को एक्सपोज करना चाहता है। मेरा भी पर्पस यही होता है कि ब्लैक एंड व्हाइट के थ्रू मैं अपने आप को एक्सपोज करूं, हम्म, दुनिया के लिए नहीं, पहले अपने लिए एक्सपोज करूं। दुनिया उसको कैसे समझती है, लोग कैसे समझते हैं, दिस इज सेकेंडरी थॉट, बट फर्स्ट आई हैव टू एक्सपोज। एक्सपोज करने का अपने आप को मतलब क्या होता है कि मैं अपने आप को पूरा का पूरा उस माहौल के थ्रू एक्सप्लोर कर दूं, हम्म, हु आई एम। राइट। अगर मेरे फोटोग्राफ को देख करके एक सेकंड पर्सन को लगता है कि ये नवीन की फोटोग्राफ है, हम्म, फाइन, तो मैं सक्सेसफुल हो गया ना। हम्म, आप समझ रहे हैं चीज, तो वो कैसे आएगा, वो जब तक मैं अपने आप को एक्सपोज नहीं करे, एक्सपोज करें और मैंने अपने आप को डाला नहीं जब तक। अब राइट। मुझे क्या होता है, जैसे आप ब्लैक एंड व्हाइट कहा, तो मुझे बहुत सारी चीजें, जैसे मैं खड़ा भी हूँ, सब कुछ कलर में हो रहा है, लेकिन मुझे वो ब्लैक एंड व्हाइट ही दिख रहा होता है, समझ क्योंकि रहा हूँ। मेरा आंखें आंखें कलर में दिख रही होती है, लेकिन मेरा सेंस उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर रहा होता है, राइट। ग्रे स्केल में कर रहा होता है। और कई राइट। बार फिजिकली भी होती है चीजें। फिजिकली कब होती है, जैसे फॉग का टाइम है, मैं राइट। फॉग में बहुत ज्यादा शूट करता हूँ, मुझे जी। बहुत पसंद है, नेचर पसंद है, मुझे विंटर पसंद है, जी। स्पेशली विंटर मॉर्निंग बहुत पसंद है। और हम्म, विंटर मॉर्निंग की एक्टिविटीज ना बड़ी पीसफुल होती है। आप अगर विलेज एरिया में आप शूट कर रहे हैं, या इवन की सिटी एरिया में भी शूट कर रहे हैं, तो राइट। आप अर्ली मॉर्निंग, विंटर का अर्ली मॉर्निंग बहुत ही कूल होता है। हम्म, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो चीजें आपको दिख रही होंगी ना, तो 90% चीजें आपको ब्लैक एंड व्हाइट ही दिख रही होंगी, बिकॉज ऑफ हेवी फॉग। राइट। 10% ही होता है जो फ्रंट में होता है, बिल्कुल आपके सामने में, उसका कलर आपको फिर भी दिख रहा होता है। जी। अब आप अपने 90% वाले इंस्टिंक्ट को यूज करोगे या 10% को, गारंटेडली 90% को। हम्म, तो मुझे वो जो जैसे चीज के लिए मुझे चीजें भी फिजिकली भी जी। 90% ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही होती है, तो मेरा हम्म, दिमाग भी कलर को भी ब्लैक एंड व्हाइट ही सेंस कर रहा होता है, मीन्स हाँ। की ग्रे स्केल में देख रहा होता है। जी, जी, जी। और अगर वो लाइट के अपोजिट है, तो गारंटेडली 100%, क्योंकि वो लाइट के बिल्कुल जैसे ही अपोजिट होगा, उसके बैक में लाइट होगा, तो कलर आपको नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। आंखें भी, हाँ, आपका आंखें भले ही देख लेंगे, आपका कैमरा नहीं दिख सकता। बिल्कुल। तो अक्सर हम व्यू फाइंडर से ही तो काम करते हैं ना। राइट, राइट, जब क्या राइट। होता है, जब भी हम कोई सीन देखते हैं, तो वी 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 पुट आवर कैमरा ओवर हियर। तो राइट। जैसे व्यू फाइंडर देखता है, तो व्यू फाइंडर इज नॉट बी एबल टू सी दैट कलर, राइट। पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए, क्योंकि हम्म, लाइट उसके अपोजिट है। तो बिल्कुल। अब आप मान के चलिए कि 90% थिंग्स यू आर सीइंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, जी। फिजिकली भी है। हम्म, तो आप फिजिकली भी आपको वो दिख रहा है, तो सोचिए कि आपका जो फिलॉसफी है, वो तो कंप्लीट ब्लैक एंड व्हाइट देख रहा है उसको। राइट। राइट। तो आपको अपने देखने का तरीका बदलना पड़ेगा। और देखने का तरीका कैसे बदलेगा, वो आप डेलिबरेटली नहीं कर सकते, कोई भी पर्सन डेलिबरेटली नहीं कर सकता इस चीज को। हम्म, ये आपका इनर सेंस, आपकी पर्सनैलिटी उसके लिए वैसी है, तभी आप उस चीज को देख पा रहे हैं। हर पर्सन नहीं देख सकते। देयर आर सो मेनी फोटोग्राफर्स। जी। आप अगर रघुवीर सिंह जी की बात कर लीजिए, उन्होंने केवल कलर में शूट किया है सब कुछ। जी। काफी यंग एज में हमारे बीच वो नहीं रहे, राइट। अनफॉर्चुनेटली, बट उनका काम देखिए, उन्होंने सब कुछ कलर में किया है, कोई ब्लैक एंड व्हाइट वर्क नहीं है उनका। तो जी। जो कलरफुल वर्क है, अब उनको चीजें केवल कलर में ही दिखती थी। राइट। ये उनका पर्सपेक्टिव था उनका। अब मुझे अगर चीजें कलर में नहीं दिख रही है, तो हम्म, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, बिल्कुल। मेरा थॉट प्रोसेस है, मेरी पर्सनैलिटी है, जो मेरे फोटोग्राफ के थ्रू बाहर निकल के आ रही है। हम्म, और तो ये जरूरी नहीं होता कि हर पर्सन को हर चीज एक जैसी दिखे। और यही राइट। आर्ट है। अगर ये डाइवर्सिटी नहीं होगी, आर्ट की डाइवर्सिटी, तो आर्ट फिर रह ही नहीं जाएगा ना, हम फिक्स नहीं कर सकते आर्ट को। फिर तो साइंस हो जाएगा। हाँ, साइंस हो जाएगा, वो न्यूटन्स के वो लॉ आ जाएंगे, बस फिक्स बिल्कुल। 1 2 3 ये लॉ है, चलता रहेगा वो लाइफ लॉन्ग। हाँ। तो और जैसे आपने इस स्किल सेट की बात करी, तो आपने बोला कि ये या तो आपके अंदर होता है या तो फिर नहीं होता, तो ये इसको क्या डेवलप भी किया जा सकता है एक पॉइंट के और बाद? डेवलप एक लेवल तक हो सकता है पॉसिबल। जैसे हम जी। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस से कोई चीज पॉसिबल होती है। जी। सब कुछ नेचुरल नहीं होता। हम्म, नेचुरल जितना होता है, अगर उसमें आपकी प्रैक्टिस ऐड हो जाती है, तो और भी वो निखरता है। राइट। फोटोग्राफी के साथ भी ये है कि कुछ चीजें नेचुरल आपके अंदर होती है, और आप जब उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं, तो वो और भी आप कह सकते हैं ना कि आप पावरफुली सामने हम्म, निकल के आता है। राइट। तो कोई कंप्लीटली इसको फोर्स करके नहीं कर सकता ब्लैक एंड व्हाइट। कुछ ना कुछ उसके अंदर ब्लैक एंड व्हाइट वाले थॉट प्रोसेस, आप कह सकते हैं, जो ग्रे होने शेड्स के चाहिए। होते हैं, या उसका माइंड कुछ इस तरह से। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत छोटा था, वही स्कूल लाइफ की बात जी। बता रहा जी। हूँ।
अक्सर बच्चे स्कूल में जो ड्राइंग वाले जिस दिन डे होता था तो कलर पेंसिल लेकर के आते थे। मैं कभी नहीं गया कलर पेंसिल लेकर, गया ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं था मेरा। मैं हमेशा अपना HB पेंसिल 2-3 रखता था, केवल ब्लैक ब्लैक वाला, और सब कुछ उसी से करता था। इवन कि एग्जाम में अगर कलरफुल चीज भी आई है तो मैं ब्लैक एंड व्हाइट में ही बनाता था। जी जी जी। तो ये थॉट प्रोसेस था। तो ये क्या है, कुछ चीजें आपके इनर उसमें होती है, राइट। आप उसको डेलिबरेटली नहीं कर सकते। आप अगर इस एक क्लास के अंदर, मुझे अभी भी याद है, क्लास 6 का एग्जाम चल रहा था। जी 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 एग्जाम में अम्ब्रेला बनाने के लिए आया हुआ था, अम्ब्रेला बनाना था। जी 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 और सारे बच्चे जितने क्लास में थे उस टाइम पे, A B C तीनों सेक्शन का एक ही रूम में एग्जाम चल रहा था। 3 सेक्शन थे हमारे उस जी टाइम जी पे, जी। और हर एक सेक्शन में 60 बच्चे थे। अब जस्ट इमेजिन कितने बच्चे एक रूम में बैठे हुए। अकेला मैं था पूरे उस क्लास में जो केवल ब्लैक पेंसिल से, HB पेंसिल से वो बना रहा था ड्राइंग। बनाया ही नहीं मैंने, सबमिट भी किया उसको वैसे ही, और मुझे 100 के 100 मार्क्स मिले। किसी भी बच्चे के 100 मार्क्स नहीं थे। और बचपन से इस चीज को मतलब अप्रिशिएट भी किया जाता था आपके अराउंड सराउंडिंग हाँ में? हाँ हाँ। एक एक दो, देखो हमेशा आपको एक दो ऐसे टीचर मिलेंगे। हम्म, तो मेरी वो बायो की टीचर मुझे मिल गई थी जो कि ड्राइंग कराती थी। शी हाँ, वॉज ऑल्सो वेरी गुड इन ड्राइंग। वो हम्म, खुद भी बहुत अच्छी थी। तो अच्छा। मुझे उन्होंने अप्रिशिएट किया, और टीचर अप्रिशिएट नहीं करते थे इन चीजों को। जी। लेकिन मुझे क्या फर्क पड़ता है, 50 लोग अप्रिशिएट ना करते, बट वो एक जो एक जिसको भी समझ करता आ है रही तो। है ना, जी तो समझदार वही है एक्चुअली, जो जी समझ पा रहा है ना। आप उससे वो चीज है, क्योंकि आप अलग हैं। तो यही तो समझना है, यही तो बताना है आपको कि आप अलग हैं, अदरवाइज आप सबके जैसे हैं बिल्कुल। तो कॉमन हो जाएंगे आप। तो कॉमन कॉमन तो नहीं रहना ना। राइट कॉमन राइट। रहना है तो फोटोग्राफी मत करो, कॉमन रहना है तो आर्टिस्ट मत बनो, कॉमन रहना है तो सिंगर मत बनो। मेरा सिंपल थॉट है, कॉमन रहना है तो आप राइटर मत बनो। राइट। कुछ तो अनकॉमन होगा आप में। तो उस अनकॉमन चीज को आपको लाना है, और यही मैंने अब शुरू में कहा था, एक्सपोज करना। राइट। फोटोग्राफी आर्ट क्या है, आर्ट अपने आप को एक्सपोज करना है। और जिसने भी जितना अपने आप को एक्सपोज किया, किसी भी बड़े फोटोग्राफर को ले लीजिए, जिसने भी जितना एक्सपोज किया अपने आप को ना, वो लोग उसको याद रखते हैं लंबे टाइम राइट तक। राइट। हाँ मतलब उनका काम याद रखते हैं। हर किसी के पास वो एक एज होता है जो आपको थोड़ा अलग बनाता है। बट वो अननोन टेरिटरी में शायद जाने को बहुत लोग तैयार नहीं होते। मतलब सबको ये लगता है कि एक जो ऐसा काम चल रहा है, जो जिस फिनोमेना से चल रहा है वैसा ही करते रहो। बट आपने ये बात बहुत अच्छी बोली कि अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर आप आर्टिस्ट मत बनो, क्योंकि फिर तो आप हाँ नॉर्मल जो बिल्कुल। काम करो वो आप करो। अभी जैसे आपने अपना स्कूल का मेरे को बताया इंसिडेंट ड्राइंग वाला, मेरे को सर ब्लैक एंड व्हाइट से रिलेटेड मुझे भी अपना इंसिडेंट याद आ गया। अब जैसे मुझे क्या है ना, बचपन से ही कलर में प्रॉब्लम होती थी। शुरू से मुझे हम्म। कलर समझ ही नहीं आए कभी। मतलब जैसे मेरे से कोई बोलता था कि ये वाला कलर दे दो, मैं कुछ और पकड़ा देता था, कोई और बोला जाता था। और मुझे पूरे बचपन अपने समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में। और मेरे को ब्लैक एंड व्हाइट बहुत अच्छा लगता था शुरू से ही, छोटे से ही। अब अभी पिछले 3-4 साल पहले मैंने लाइसेंस के लिए जब मैं अप्लाई करने गया, तब मुझे अब जा करके मुझे पता लगा कि मुझे कलर ब्लाइंडनेस है। मुझे रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है। और वो मैं बचपन से उस चीज से परेशान रहा कि मतलब मुझे कलर क्यों नहीं समझ आते। अब जाकर के मेरे को समझ आया, लेकिन उसकी वजह से ना वो शायद एक नेचुरल इंस्टिंक्ट ब्लैक एंड व्हाइट को लेकर के बन गई, कि जहां पे भी मैं कहीं जा रहा हूँ, कोई मैंने पर्टिकुलर सीन देखा तो मुझे ब्लैक एंड व्हाइट में बिल्कुल मैं एग्जैक्ट उसको वो कर लेता हूँ, कैलकुलेट कि ये ऐसे होगा। मतलब आपको क्लैरिटी आ जाती होगी ब्लैक एंड व्हाइट में उसको देखते ही। राइट राइट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एज ए फोटोग्राफर, एज आर्टिस्ट, देखिए वो एक मे भी हो सकता है कि मेडिकली वो एक प्रॉब्लम बताया जाए कि इसको कलर राइट। ब्लाइंडनेस है। बट एज एन आर्टिस्ट आप देखिए कि वो बहुत बड़ा पॉजिटिव पार्ट है राइट। बिल्कुल। आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक छोटा बच्चा जब वो जन्म लेता है ना, 6 मंथ 1 ईयर का होने वाला होता है, आपको पता है ना कि वो भी कलर ब्लाइंड ही होते हैं एक तरह से, उसको भी कलर समझ नहीं आता उस छोटे जी बच्चे को। जी जी जी। और ये बहुत कॉमन फेनोमेनन है ना। इसका मतलब वो बच्चा थोड़ी गलत है। राइट गॉड हैज नॉट गिफ्टेड दैट थिंग टू दैट चाइल्ड। उसको कलर की समझ नहीं होती है। तो राइट। अगर हम चाइल्ड बने रहे ऐसे लाइफ लॉन्ग, तो क्या बुरा है, ये कुछ आपने नहीं है। बड़ा अलग पर्सपेक्टिव दे दिया मुझे। जी सर, सही बात है। तो हम देखो, हर निगेटिव चीज के साथ ना पॉजिटिव चीज जुड़ी होती है। राइट। हमें अपना माइंडसेट बस पॉजिटिव रखना है। देखो कोई भी चीज दुनिया में, हर चीज पॉजिटिव आपके आसपास ना तो हो सकती है ना मिल सकती है। बिल्कुल। अच्छी बात क्या है कि आप उस नेगेटिव चीजों में से अपना पॉजिटिव चीज कैसे निकालते हैं, जी। और आपका पॉजिटिव माइंड ही उसको वो कन्वर्ट कर पाएगा। बहुत राइट। सारे प्रॉब्लम्स है हर पर्सन के उसमें, लेकिन आप देखो अगर जिनका माइंडसेट पॉजिटिव है, वो डिफिकल्टीज में भी सारा सारा कुछ अपना कर ही लेते हैं, संभाल लेते हैं। तो राइट।
हमेशा आप देखो कि मेडिकली अनफिट वो जो चीजें हैं उसको आपने आर्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? जी, राइट, राइट, तो सेल्फ सेल्फ खुद को चैलेंज देना ना सबसे अच्छा होता है हमेशा। एज एन हुँ, आर्टिस्ट हमेशा एक पर्सन को खुद को चैलेंज देना चाहिए। राइट, हुँ, और अगर आप अपने आप को फ्लेक्सिबल रखेंगे लाइफ में ना, राइट, और ओपन कर देंगे बिल्कुल कि मुझे नहीं ये भी करना है, मुझे ऐसे भी करना है, मुझे इस, तो अपने आप को थोड़ा सा आपको बाहर, मतलब अपने कंफर्ट जोन से जैसे ये बाहर निकालते हैं ना, आर्ट हुँ, अपने आप जो है निखरना शुरू होता है। राइट, राइट, राइट। और जैसे अभी और ये आपने बहुत बोला कि जरूरी है। आपने बोला जैसे कि फ्री फ्लोइंग अगर हम अपने आप को रखेंगे, क्या मतलब यही रीज़न है कि आप अपने आप को कैटेगराइज़ करना पसंद नहीं करते फोटोग्राफी के जॉनर में? या करते हैं, या क्या आपका रहता है कि कोई आप करते हो अपने आप को कि स्ट्रीट फोटोग्राफर अपने आप को कहोगे, या सिर्फ ट्रैवल फोटोग्राफर कहोगे, या आप फ्री फ्लोइंग रहते हो देखो, उन मामलों में? फ्री फ्लोइंग हूँ काफी। स्टूडियो को छोड़ करके मैं बहुत हुँ, कुछ चीजें करता हूँ, स्टूडियो नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता है आई राइट, कांट सिट, जी, आई जी, कांट, जी, मतलब वो अंदर के लाइट को, अननेचुरल लाइट पर मैं काम नहीं कर सकता, मैन मेड लाइट पर। राइट, मुझे हमेशा नेचुरल चाहिए चीजें। मेरे जी, सब्जेक्ट्स जो भी मैं क्लिक करता हूँ ना, सब कुछ नेचुरल होता है, वो हो रहा होता है। जी, आज तक मैंने कभी किसी को किसी चीज के लिए ये नहीं कहा यहाँ खड़े हो जाओ या वहां बैठ जाओ, मुझे ऐसे लेना है, लाइट यहाँ से आ रहा है, कुछ नहीं। तो ये हुँ, क्या होता है कि ये जो माइंडसेट है आपका ना, ये यही फ्री फ्लो है। राइट, होता क्या है, सबसे पहले आप फोटोग्राफर हैं, हुँ, उसके बाद आप स्ट्रीट फोटोग्राफर हैं या ट्रेवल फोटोग्राफर हैं, आप या ये हैं या वो हैं, दिस दैट, ये आपकी चॉइस बाद की हो सकती है। बट राइट, फोटोग्राफी का पहला जो रूल है वो तो सबको फॉलो करना होता है, आप पहले फोटोग्राफर हैं। अब देखो, अब जैसे मैं नेट जियो से भी एसोसिएटेड हूँ, नेशनल ज्योग्राफिक जी, सोसाइटी जी, से। जी, नेट जियो के लिए भी काम आता है, असाइनमेंट्स आता है उनको। अब अगर मैं कह दूं कि मैं केवल स्ट्रीट फोटोग्राफर हूँ तो नेट जियो मेरा काम नहीं देगा। हुँ, अब नेट जियो का मैक्सिमम वर्क जो है वो ट्रेवल या डॉक्यूमेंट्री वर्क है। राइट, 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 अब अगर मैं वो काम नहीं करूंगा तो मैं नेट जियो के लिए क्या करूंगा? सही बात है। जी, अचानक से वो मेरे पास अगर आ जाए, और कई कई बार ऐसा होता है, अभी पीछे एक असाइनमेंट आया, उन्होंने कहा कि हमारे पास वी हैव ओनली 3 डेज, अच्छा, प्लीज यू हैव टू सेट। अब बताओ कि अब 3 डेज में अगर पहले ही से मैं अपने आप को सेट करके बैठा हूँ कि मैं स्ट्रीट फोटोग्राफर हूँ, तो मैं नेट जियो को हुँ, क्या दूंगा? और हुँ, 3 दिन में आप अचानक से कोई जादू तो कर नहीं सकते, जिस काम में राइट, आपको 3 साल लग गए वो 3 दिन में तो नहीं कर सकते ना। हुँ, सो मैंने अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखा है, बट हाँ, एक लिमिटेड मेरा भी जॉनर है, लाइक मैं स्ट्रीट, डॉक्यूमेंट्री और ट्रेवल, हुँ, इन तीनों पर मेरा फोकस हमेशा होता है, क्योंकि यही चीजें मुझे कम्युनिकेट कर पाती हैं। जैसे सपोज करो मैं स्ट्रीट कर रहा हूँ, राइट, तो वो चीजें मुझे कम्युनिकेट करती हैं, वो छोटी छोटी चीजें, वो छोटी छोटी कहानियां जो स्ट्रीट की होती है, वो मुझे अंदर तक पहुंचती हैं। हुँ, मेरा डॉक्यूमेंट्री वर्क भी आप एक टाइम के बाद देखोगे, जब वो बुक आएगा, जब भी आएगा, अभी जी, थोड़ा जी, जी, टाइम है, काम चल रहा है उस पे, जी, तो आपको वो फील आएगा कि ये पर्सन जो है ना, डॉक्यूमेंट्री भी इसने स्ट्रीट स्टाइल में किया है। हाँ, अच्छा, आप मेरे ट्रेवल की फोटोग्राफ भी देखोगे तो आपको लगेगा कि वो स्ट्रीट स्टाइल में किया हुआ ट्रेवल का, जिसको लोग स्टाइल कहते हैं, वो स्टाइल एक्चुअली नहीं है, वो हुँ, मेरा नेचर है, हुँ, जो दूसरे को स्टाइल आ रहा है, लग रहा हुँ, है। आप तो वैसे ही देखते हो दैट, चीज़ों को? हाँ हाँ, चीजें जी, मुझे वैसे ही दिखती है, चाहे वो ट्रेवल की हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री की हो, चाहे वो मेरे स्ट्रीट की हो, राइट, हार्डकोर स्ट्रीट की हो। तो राइट, मैंने फिक्स नहीं किया अपने आप को, लोगों को ऊपर छोड़ दिया, आप मुझे ट्रेवल फोटोग्राफर समझते हो, आप मुझे हुँ, स्ट्रीट फोटोग्राफर समझते हो, और डॉक्यूमेंट्री जब वर्क एक कंसाइज फॉर्म में जब फाइनली बुक में आता है, तो जी, आपको समझ में आएगा बहुत वाइडर एस्पेक्ट्स में कि ये पर्सन एक फोटोग्राफर है। राइट, हुँ, पर मैं अपने आप को बस एज ए फोटोग्राफर देखता हूँ। फ्रैंकली अगर अपनी बात करनी हो मुझे, तो मैं बोलूंगा कि आई एम ए फोटोग्राफर। हुँ, हुँ। और आप इसको मतलब ऐसा नेगेटिवली देखते हो या पॉजिटिवली देखते हो कि मतलब क्या अपने आप को कैटेगराइज़ जो लोग करते हैं, या बहुत बार ये सलाह दी जाती है कि एक पर्टिकुलर जॉनर में आपको फिट होना ज़रूरी है, अगर आप एक अच्छे तरीके का काम करना चाहते हो तो। तो आप इसको किस तरीके से देखते हो कि ऐसा मतलब इसका इसका पॉजिटिव साइड भी है, या नहीं करना चाहिए? मतलब ये तो आपने अपने देखो, ये पर्सपेक्टिव। पर्सन टू पर्सन ये वैरी करता है कि वो अपने आप को, दुनिया क्या कहती है इससे इस पर नहीं जा रहा है, उस पर्सन को ये डिसाइड करना है कि हुँ, उसको उसको अपने आप को उस जॉनर में ही फिट करना है, या उस जॉनर से अलग काम करना है, हुँ, या मल्टीपल जॉनर से काम करना है। कई बार बड़े बड़े फोटोग्राफर्स को भी, जो कि आज के डेट में स्टैब्लिश फोटोग्राफर हैं, उनको भी जी, नहीं पता है, जी, जी, क्योंकि जी, उन्होंने अपने पर एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दिया बिकॉज ऑफ वर्किंग ऑन अ सिंगल जॉनर। राइट, राइट, आज जब वो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं ना, तो उनको मजा आ रहा है, मैंने देखा है उनके काम को। मैं जी, कई कई बार ना
थोड़ा सा डिफरेंस नजर आता है तो समझने की कोशिश करता हूँ उस आर्टिस्ट को कि देखो अब उसको समझ आ रहा है, मैंने ये बात बहुत पहले गेस की थी। और मुझे अपने बारे में इसलिए ये पता होता है कि मैंने अपने आप को कभी भी एक पर्टिकुलर चीज में फिक्स नहीं कर सकता, मेरी आदत राइट ही नहीं है, बचपन से ही आदत थी फिक्स करने की, तो आज कैसे फिक्स कर लूंगा। राइट राइट। टीचर जब मुझे नोट याद है, मुझे टीचर क्लास में नोट कराते थे, मैं लिख तो लेता था लेकिन कभी भी एग्जाम में टीचर की लाइन टू लाइन बात कभी लिखी नहीं। अपने तरीके से करना है। अपने तरीके से लिखा, अपने तरीके से किया है, तो फिर मैं अपने आप को आज एक जॉनर में कैसे फिक्स कर दूं कि राइट राइट। मैं केवल स्ट्रीट फोटोग्राफर हूँ? नो, नहीं कर सकता, क्योंकि जॉनर में फिक्स करना तो फिर वही हो गया कि भाई आपने इंजीनियरिंग कर ली और आप इंजीनियर हैं, बस उसके अलावा आप कुछ नहीं है, आप राइट। मशीन बन गए। वी आर नॉट मशीन्स, हम मशीन नहीं है, हम इंसान हैं। और हमें अपने आप को बहुत ही वाइड करना पड़ेगा। और देखो कुछ जो जॉनर्स हैं जिसको हम कहते हैं, लाइक स्ट्रीट है, डॉक्यूमेंट्री है, ट्रेवल है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। राइट। बहुत सारे पॉइंट्स इसके ना सिमिलर हैं। जी। एक दो पॉइंट्स अगर आप हटा दें तो बहुत सारे पॉइंट्स सिमिलर हैं, तो आप उस सिमिलरिटी को पावर बनाइए ना। राइट। आप जो एक दो चीजें जो डिसिमिलर हो रही है या अलग, उसको जैसे एक एक लाइन आप कह दोगे तो वो कह देंगे स्ट्रीट हो जाएगा। क्या कहते हैं हम सब क्या कहते हैं, स्ट्रीट फोटोग्राफर जनरली क्या कहते हैं कि स्ट्रीट फोटोग्राफ है जो मोमेंट स्पेसिफिक है, राइट। यही कहते हैं। हम कहते हैं ट्रेवल फोटोग्राफ जो है वो प्लेस स्पेसिफिक है, लोकेशन स्पेसिफिक है। राइट। बट अगर आप वाराणसी में हैं, जस्ट इमेजिन यू आर क्लिकिंग इन वाराणसी, आप वाराणसी के घाट पे क्लिक कर रहे हैं, आप कैसे उस सराउंडिंग को बचा सकते हैं बताइए एज ए स्ट्रीट फोटोग्राफर? वो गंगा के रिवर को आप बचा पाएंगे? वो गंगा के रिवर में बोट चलते हुए आप छोड़ पाएंगे क्या? जो वहाँ जो लोग पूजा कर रहे होते हैं या समथिंग, जो मॉर्निंग के टाइम पे अर्पण कर रहे होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी, राइट। हाउ यू कैन हाइड, यू कांट हाइड वाराणसी फ्रॉम योर फोटोग्राफ। जब वाराणसी वर्ड नहीं हटा सकते आप स्ट्रीट से, तो आप राइट। कैसे कह सकते हो कि हाँ मोमेंट ठीक है प्रायोरिटी में है, बट यू कांट हाइड दैट ट्रेवल पार्ट आल्सो। वो सारी चीजें मिला करके उस पर्टिकुलर सीन को बना रही है। बिल्कुल बना रही है ना, तो आपके फोटोग्राफ के आपके मोमेंट को से आप जगह कैसे हटा देंगे? नहीं हटा सकते। नहीं हटा सकते। तो मेरा मानना है कि आप स्पेशली इस तीन जॉनर को, स्ट्रीट को, राइट। ट्रैवल। डॉक्यूमेंट्री को और ट्रेवल के थॉट को एक साथ ला सकते हैं। मैं तो पर्सनली एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इस पर पिछले 4-5 साल से, और मैं चाहता हूँ कि इस एक्सपेरिमेंट को बाद में लोगों के लिए लेकर के आऊं, उनको जी उनको जी जी। उनके सामने एक नई चीज रखूं, एक फिक्स फॉर्म में चीज को नहीं रखूं। तो मैं और फोटोग्राफर की तरह अपने आप को फिक्स नहीं करना चाहता राइट। हाँ। कि मैं स्ट्रीट फोटोग्राफर हूँ या मैं ट्रेवल फोटोग्राफर हूँ या मैं डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर हूँ। मैं तीनों को मिक्स करके एक नई चीज चाहता हूँ, और देखो कोशिश कर रहे हैं हम, कितना सक्सेसफुल होता है, जी बट जी। ये चीज उस पर मैंने काम तो आपके करना है। जी ये चीज ना मैंने आपके काम को आपकी वेबसाइट वगैरह जब मैं देख रहा था तो मैंने तब भी ऑब्जर्व करी, क्योंकि बहुत सारे सीनियर मोस्ट फोटोग्राफर्स भी जो है उन्होंने ना ऐसा लगता है कि बहुत टाइम तक अपने आप को स्टिक कर लिया एक पर्टिकुलर जॉनर से, और वो एक्सपेरिमेंटेशन खत्म है। लेकिन आपके काम में वो फ्री फ्लोइंग एक चीज दिखती है कि आपने किसी एक पर्टिकुलर चीज के साथ में अपने आप को स्टिक कर नहीं रखा कि भाई ये करना है तो यही करते रहना है ना। तो अभी जैसे आपने कहा ना कि अपनी ओरिजिनल वॉइस भी ढूंढना एक बहुत जरूरी होता है फोटोग्राफी के अंदर, बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी जरूरी होता है। है। बट कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, और ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे ओरिजिनल अपनी स्टाइल ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट एट द सेम टाइम हम बहुत सारे फोटोग्राफर्स या आर्टिस्ट का काम देख रहे होते हैं, तो हम्म, हम कैसे अपने आप को ना उससे इन्फ्लुएंस होने से बचा पाए कि अगर हम किसी का काम देख रहे हैं तो हम एक ऐसे डिटैच्ड वे में देखें कि हम उससे इतना इन्फ्लुएंस ना हो जाए कि हम जा करके हूबहू वही कॉपी करने लग जाए, या हमने चार अलग फोटोग्राफर्स को के काम को देखा और फिर हम जब कुछ करने गए तो हमने वो मिला करके कुछ बना दिया उसी का। उससे आप हम्म। अपने आप को कैसे बचाते हो, मतलब बचाते थे, मतलब जब आप सीख रहे थे या जब आप लर्निंग फेज में थे? वो हमेशा चलेगा, ये प्रोसेस ना केवल लर्निंग फेज में नहीं होता है। ये आज के डेट में क्या है कि फोटोग्राफी इतनी वाइड हो गई है और हम्म, आप सोशल मीडिया को अवॉइड नहीं कर सकते, जी। तो आपको चीजें भी ज्यादा दिख रही हैं। पहले क्या होता था, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, कि आपको फोटोग्राफी को या फोटोग्राफ को देखने के लिए बुक या उस तरह की चीजों को ही देखना होता था। सोशल मीडिया जैसी चीज थी नहीं, जब एक्सपोजर सोशल नहीं था। मीडिया नहीं था, हाँ एक्सपोजर और ओपनली चीजें अवेलेबल नहीं थी, तो यू जी। हैव टू परचेज बुक। राइट। बुक में देखने के बाद और सोशल मीडिया पर देखने के बाद ना, सोशल मीडिया क्या है, आप अगर इंस्टाग्राम खोलो, 10 मिनट आप इंस्टाग्राम पे आप बैठो, आपको 1000 तरह की चीजें दिख जाएंगी। राइट। तो क्या करता है, आपका दिमाग को ये डाइवर्ट करता है। एज अ गुड फोटोग्राफर,
आपको करना क्या है, सिंपल, बहुत सिंपल प्रोसेस है, बट टाइम टेकिंग है ये। अपने जी माइंड को तैयार करना किसी चीज के लिए आसान नहीं है आज के डेट में। कंसंट्रेट जी, करो, उसको कहते हैं ना, क्योंकि कंसंट्रेशन तोड़ने के लिए आपके सामने बहुत सारी बहुत सारी चीजें। चीजें जी। तो कंसंट्रेट आप कैसे करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है कंसंट्रेट करने का। जब भी आप किसी फोटोग्राफ को देखते हैं ना, तो हम्म आप फोटोग्राफ को मत देखिए, आप फोटोग्राफर के पीछे के, उस फोटोग्राफ के पीछे के फोटोग्राफर को देखिए, उसके एफर्ट्स को देखिए, कि उस पर्सन ने, ये सोचिए कि उस पर्सन ने ये फोटोग्राफ किस सिचुएशन में लिया होगा। राइट। तो क्या होगा कि आप फोटोग्राफ को भूलना शुरू करेंगे और आपका दिमाग उसके बैक स्टोरी पर जाएगा कि हाउ दैट फोटोग्राफर हैज क्लिक दिस फोटोग्राफ विथ व्हाट डिफिकल्टीज। हम्म फिर राइट। आप सोचोगे, अगर ये 2 स्टेप पीछे होता तो क्या होता, अगर ये 2 स्टेप आगे होता तो क्या होता। तो क्या होगा कि आप फोटोग्राफ को धीरे धीरे भूलने लगेंगे और फोटोग्राफर के उस प्रोसेस पर प्रोसेस में। आपका दिमाग दिमाग जाना शुरू होगा। दिमाग जी। जैसे ही जाना शुरू होगा, तो जब नेक्स्ट टाइम आप उस जगह पे जाएंगे ना, फोटोग्राफ को आप भूल जाएंगे। हम्म आप उस प्रोसेस पर चले जाएंगे, और प्रोसेस पर जब आप जाएंगे तो एग्जैक्टली सेम प्रोसेस तो आप कर नहीं सकते कॉपी। राइट। तो क्योंकि आपका दिमाग वो फोटोग्राफ भूल चुका है। हम्म ये अगर प्रैक्टिस सब कर लेना, जितने हम्म, भी यंग फोटोग्राफर्स हैं आज के डेट में, मैं चाहता हूँ कि, क्योंकि आज के डेट में बहुत कॉपी फोटोग्राफी दिख रही है, अगर आप जी। इंस्टाग्राम खोलें तो स्ट्रीट फोटोग्राफी में ही अगर आपको देखने के लिए बैठेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा ये किसकी फोटोग्राफ है। हम्म ए की फोटोग्राफ भी, बी की फोटोग्राफ, सी और डी सबकी फोटोग्राफ एक ही जैसी दिख रही है। राइट राइट राइट। एक भीड़ इकट्ठा हो रही है एक्चुअली, हम्म। अनफॉर्चुनेटली। होली सूट करना है, सबको होली सूट करना है। मैंने इसी तो टॉपिक पे बनारस बात करी थी पहले इंटरव्यू में भी किसी से, ये होली होली का भी बनारस जो। बिल्कुल बिल्कुल, बनारस पहुंच जाएंगे देव दीपावली शूट करने के लिए, सबको बनारस जाना है देव दीपावली शूट करने के लिए। सबको प्रयाग में जाना है कुंभ शूट करने के लिए, सबको ये फेस्टिवल वो फेस्टिवल, जो जितने दुनिया भर के फेस्टिवल है, सबको सबको शूट करना है। क्यों करना है भाई? राइट। मुझसे भी कई बार सब पूछते हैं, सर आप होली नहीं शूट करते, सर आप देव दीपावली में बनारस नहीं आ रहे? तो मैं कहता नहीं आ रहा हूँ। अब मेरे दिमाग में सेट नहीं हो रहा है, तो मैं राइट। कैसे आऊंगा? मेरे दिमाग में सेट कुछ और है, मैं किसी और चीज पे कर रहा हूँ। जो सब कर रहे हैं वही हम भी करें, तो कोई जरूरी तो नहीं है ना, तभी जी जी फोटोग्राफर जी। कहलाएंगे। मुझे इंस्टाग्राम पे पॉपुलर नहीं होना है, राइट। मुझे काम कर रहा है एज ए फोटोग्राफर। मेरा वर्क मुझे पहले सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मुझे, हम्म मैं दुनिया के लिए नहीं काम कर रहा, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं काम कर रहा कि मैं दीपावली भी शूट कर रहा हूँ, मैं होली भी शूट कर रहा हूँ। मुझे ये सब पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए। हम्म, मुझे अपने वर्क में वो ठहराव चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, कि जी। एक टाइम के बाद जब मैं खुद उस फोटोग्राफ को देखूं तो मुझे लगे कि मैंने कुछ किया है, मेरी कुछ कहानी है इसमें, कि इस मैं वहां पे फोटोग्राफ के था अंदर। उस मोमेंट में, मैं इस तरीके से देख बिल्कुल रहा था। बिल्कुल। आज के बच्चों को देखिए, वो भूल जाते हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता होता उन्होंने फोटोग्राफ कब क्लिक किया हुआ है। मुझसे पूछे, मैं अपने फोटोग्राफ की एक एक चीज बता सकता हूँ, कब, किस मंथ, किस डेट को क्लिक किया। हम्म क्योंकि वो, मैं उस चीज को उस तरीके से देखता हूँ। मेरे लिए फोटोग्राफ केवल अलग अलग जाकर जगह पे जाकर के अननेसेसरली अपना डेटाबेस बना बढ़ाने का नहीं है। जी जब मैं पढ़ाता था तो मुझे याद है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अच्छा। डीबीएमएस। जी 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 बहुत ही तो मुझे पता है कि डीबीएमएस होता क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, बट जी। उसको मैंने कंप्यूटर साइंस के पास छोड़ दिया। मैंने कहा कि इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इस तरह से मुझे नहीं रखना अपने दिमाग में, कि हाँ, दुनिया भर का डेटा मुझे इकट्ठा करना है। हम्म। कौन करता है दुनिया भर का डेटा इकट्ठा? जी। चोर लोग करते हैं। हम्म फ्रैंकली बता रहा हूँ आज के डेट में, हम्म क्यों कह रहा हूँ। एआई क्या है आज के डेट में? एआई इज अ न्यू टूल। आप देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, एआई ने क्या कर दिया है, कितना बिल्कुल बड़ा सर। डिजास्टर। एक बिल्कुल। एक टाइम था जब मैं एआई यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता था, बच्चों को पढ़ाता था, तो एआई के फीचर्स बताता था, पॉजिटिव चीजें, कि एआई राइट। हमें क्या क्या करके दिख रहा है। आज उस एआई के कितने निगेटिव साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं। एआई कर क्या रहा है? हमारे ही आपके फोटोग्राफ को चुरा करके वो फोटोग्राफ बना रहा है। बिल्कुल। मॉडिफाई कर तो रहा है हर उसने, तरीके से। हाँ, तो इतने सारे फोटोग्राफ उठा करके, वो चोर का ही तो काम है, उठा करके एक नया हम्म फोटोग्राफ आपको बना हाँ, के दिखा रहा है। या तो चोर का काम है या उसका काम है डेटा कलेक्ट करना, जिसको किसी को कंट्रोल करना है। सिंपल, मतलब आप सिंपल। जिस तरीके से इसको समझना चाहते हैं, मैं आर्ट के बिल्कुल। फॉर्म में कहा कि हाँ, एक चोर समझ है, गया। एक चीफ है। जी। एक चीफ है, वो डेटा डेटा कलेक्ट कर रहा है। तो ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट किसी काम का नहीं है। वो नुकसान कर रहा है आपके माइंड को भी, एक आर्टिस्ट के माइंड को भी। तो राइट। इट्स बेटर कि आप सेलेक्टिव वर्क कीजिए, आप बहुत कूली वर्क कीजिए। मेरा मानना है कि एक जो शांत दिमाग है ना, एक कूल माइंड है, वही राइट। एक बेटर स्टोरी क्रिएट कर सकता है। एक जो हड़बड़ाहट में या
दूसरों के इन्फ्लुएंस में किया हुआ काम कभी भी सुकून देने वाला नहीं हो सकता। राइट राइट। बट ऐसे ना, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या ऐसे प्रेशर, आपको क्या लगता है कि ऐसे क्या प्रेशर रहते हैं यंग फोटोग्राफर्स के ऊपर, या यंग क्या हर तरीके के फोटोग्राफर्स के ऊपर, कि उनको ये इन्फ्लुएंस में आना पड़ जाता है, या कोई डेलिबरेटली, बहुत लोग नहीं भी चाहते होंगे कि हम ना इन्फ्लुएंस हो इन सब चीजों से, बट आपको नहीं लगता कि एक वो इकोसिस्टम ही ऐसा बना दिया गया है सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, कि सबको, मतलब कुल मिलाकर के इंस्टाग्राम ने ये कह दिया है कि ये बंदर का नाच हो रहा है और आप सबको ये करना है अगर आपको पॉपुलर होना है तो, वरना आप अगर अलग जा रहे हो तो फिर आप बिल्कुल सेपरेट चले जाओ, वहां कोई मार्केट नहीं है आपके, आपको देखने के लिए। तो एक पूरा ये इकोसिस्टम भी इस प्रॉब्लम तरीके से कर दिया है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक तरह से आप कहिए कि आज के डेट में इंस्टाग्राम जो है, जो कहते हैं ना, अभी आपने बंदर वर्ड यूज किया, थोड़ा सा और एक्सपैंड कर दो इसको, इंस्टाग्राम मदारी बन गया है हाँ और हमें वो बंदर बना के नचा रहा है। बिल्कुल। तो हम मदारी के बंदर बनते जा रहे हैं। राइट। वो नचा रहा है, बोलता है कि नाचो मैं पैसे दूंगा। अभी क्या है सिचुएशन आप देखोगे, अब अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता आज के डेट का, लेकिन कुछ टाइम पहले तक ये था कि इंस्टाग्राम इंडिया में और यूएसए में रील्स बनाने वाले को पैसे दे रहा था कि आप रील्स बनाओ, प्रमोट करो हमें एक तरह से, और हम आपको पैसे देंगे। और बहुत सारे बच्चे पैसे कमा रहे थे, वो हो रहा है अभी भी। और वो अभी भी हो रहा है, जो भी है। तो वो दिन रात केवल रील बनाने में लगे, फोटोग्राफी छोड़ करके। राइट। उनको खुद खुद 4 दिन के बाद याद नहीं रहता उन्होंने क्या बनाया है। जो उनको खुद याद नहीं रहता 4 दिन के बाद उन्होंने क्या बनाया है, 40 साल के बाद कैसे रिमाइंड। एक कैसे याद फोटोग्राफ रहेगा। की ना अपनी पहचान है, एक फोटोग्राफ की अपनी पहचान है, और फोटोग्राफ अपनी आइडेंटिटी कभी नहीं खोएगा। तो जी। मेरा मानना ये है कि आप किसी के आप एक बॉन्डेड लेबर मत बनिए। आपको इंस्टाग्राम ने बॉन्डेड लेबर बना लिया है, आप वो मदारी बन गया है और आप उसके बंदर बनते जा रहे हैं। तो बिल्कुल। डोंट बी लाइक इन दैट मंकी बिजनेस। तो ऐसा होगा तो आर्ट को सबसे बड़ा नुकसान है। आपको टेम्पररी फायदा मिल रहा है, पर लॉन्ग टर्म फायदा उन लोगों को भी नहीं मिलने वाला है जो इसमें इन्वॉल्व है। राइट। आप देखेंगे बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, बहुत अच्छे ब्लॉगर्स हैं, उनके रील्स आप देखिए, बहुत एजुकेटेड होता है, एजुकेशन होता है उसमें, वो कुछ ना कुछ बता रहे होते हैं, लोग जी। को गाइड कर रहे होते हैं, बट इनका परसेंटेज बहुत कम है। मैक्सिमम क्या है, फिल्म के सॉन्ग लगा देंगे 4-5, उसमें पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं, ऊपर नीचे आप स्क्रीन पर, मतलब मुझे तो समझ नहीं आता हाँ, फ्रैंकली कुल बताऊं। मिलाकर के फोटो है वो फोटोग्राफर्स, लेकिन रील उनकी ऐसा रहता है कि चल रहे हैं, स्लो मोशन कर दिया, मतलब ये पता नहीं क्या, फोटोग्राफी है। ये एक एक तरह का नया, मतलब एक अजीबोगरीब ट्रेंड चल रहा है। और जी। मुझे लगता है कि फोटोग्राफर के लिए, देखो फोटोग्राफी के तो कभी नुकसान नहीं होगा फ्रैंकली बताऊं, क्योंकि जो सीरियस फोटोग्राफर है वो अपना काम कर रहे हैं, बिल्कुल। उनको मतलब नहीं इन चीजों से। लेकिन उन फोटोग्राफर्स को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है जो कि अभी यंग एज में है और ग्रोइंग एज में है, और ये डाइवर्ट हो रहे हैं। तो राइट। डाइवर्ट करने के लिए तो बहुत पुराने जमाने से बहुत सारी चीजें आती रही हैं। तो जी। आप अपने आप को कैसे कंसंट्रेट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इंस्टाग्राम ही बेवकूफ बना रहा होता है हर दिन, सच पूछिए तो। बिल्कुल बिल्कुल जब बिल्कुल। आप इंस्टाग्राम खोलेंगे तो हर हर तीसरे दिन एक ऊपर एक मैसेज फ्लैश कर देगा इंस्टाग्राम। मेरे मेरे पर कई बार आया है। उसमें क्या कहता है कि आप रील बनाओ, आप इसको रील के फॉर्म में करो, प्रमोट हाँ होगा, जी हाँ ज्यादा जी हाँ जी ज्यादा जी। पहुंचेगा। वो आता है इंस्टाग्राम के स्पेशली ऊपर से फ्लैश मैसेज, मैं उसी राइट। टाइम पे उसको क्रॉस प्रेस करता हूँ, सोचता ही नहीं उसके बाद बाद आगे। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा ये काम नहीं है, मेरा ये कंसंट्रेशन ब्रेक करने के लिए ये किया जा रहा है। तो राइट। भाई हम किसी दूसरे के हाथ क्यों खेले। बिल्कुल सही बात है सर। तो ये यंग जनरेशन को भी समझना पड़ेगा। दे हैव टू लर्न द काइंड ऑफ, यू कैन से, एक तरीके का ना अपने अंदर ठहराव लाना पड़ेगा, और राइट। ऐसी चीजों से डाइवर्ट ना होकर के जो फोटोग्राफर है स्पेशली, जिनको मजा आ रहा है ठीक है, उनके लिए अच्छा है, वो बनाए अपना एंजॉय करें। हाँ, वो शॉर्ट शॉर्ट टर्म गेम है सर, वो भी मतलब कि ठीक है, या पॉपुलैरिटी के उनको लिए लगता है, है, बट उनको उनको लगता है ना इंटरटेनमेंट है तो ठीक है, एंटरटेन हो वो, बट उसको हम फोटोग्राफी नहीं कह सकते, उनको हम फोटोग्राफी नहीं कह फोटोग्राफर भी सकते। नहीं कह, हाँ, उनको हम फोटोग्राफर भी नहीं कह सकते। राइट राइट। जैसे सर मैं इसी के रिगार्डिंग अगर मैं अपना भी एक पर्सपेक्टिव दूं ना, कि मैं भी हम्म, फोटोग्राफी जैसे करता हूं, तो अब जैसे रील्स वगैरह बहुत चल रही हैं। अब एक तो ऑप्शन ये था कि मैं भी वो रील बनाने लग जाऊं, शूट किया, स्लो मोशन, गाने लगा दिए, ये कर दिया वो कर दिया। अब लेकिन मेरे को भी पर्सनली ये चीज नहीं समझ आती कि यार मतलब ये क्या हो रहा है, एट द एंड ऑफ द डे उस काम की वैल्यू कितने टाइम तक रहने वाली है उस रील की। 6 महीने में, 2 महीने में सब खत्म, फिर कोई पूछेगा नहीं, फिर आप और बड़ा कुछ बनाओ जो लेटेस्ट ट्रेंड में चल जाए। तो इसलिए मैंने हम्म। ना ये वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन करना शुरू करे, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, कि एटलीस्ट इस चीज का कोई मीनिंग तो है, कि मैं अगर फोटोग्राफी के बारे में बात कर रहा हूँ किसी से, एटलीस्ट मैं इसको अगर एज अ वीडियो फॉर्मेट में डालूं,
तो एटलीस्ट हम्म। कुछ ढंग की बात हो रही है, कुछ तरीके की बात हो रही है, कुछ ऐसा नहीं कि कुछ भी बना करके डाल दिया वहां पे सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए। तो ये भी उसी चीज की आप एक वजह से। चीज सोच के देखिए, आप एक चीज सोच कर देखिए, रघु राय सर की एक हम्म। फोटोग्राफ रखिए, आप उस पर घंटों बात कर सकते हैं। बिल्कुल। एक फोटोग्राफ पर राइट। आप एक रील पर 10 सेकंड भी बात कर सकते हैं? नहीं मुश्किल है। बात कर सकते रील पर। क्या बात करेंगे आप उस रील के बारे में? तो जिस चीज को लेकर के बात भी नहीं की जा सकती, उसको हम प्रायोरिटी में रख रहे हैं, और जिस चीज पर बात की जा सकती है उसे वो हम छोड़ रहे प्रायोरिटी हैं। में नहीं है, उसे हम छोड़ रहे हैं। तो सोचना पड़ेगा सबको कि वो कहाँ गलत जा रहे हैं। राइट। अभी भी मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स हैं या फोटोग्राफ हैं उन आर्टिस्ट के, लेजेंडरी आर्टिस्ट के। जैसे मैं अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने रघुवीर सिंह जी के 2-3 बुक्स मंगवाए जो अवेलेबल थे अभी जी अमेजोन पे। जी जी जी। आज के डेट में अमेजोन इजी है मंगवाना, वहां से मंगवाया मैंने। जब मैं राइट। पढ़ रहा था बुक को, तो मुझे 4 पेज में इतने दिन लग गए समझने में। फोटोग्राफ को मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि एग्जैक्टली 1967 में, 1978 में, 1981 में रघुवीर सिंह साहब ने क्या सोच के ये फोटोग्राफ लिया, कैसे लिया, जी। उनका दिमाग उस सराउंडिंग में कैसे काम कर रहा होगा, आप सोचिए। राइट। तो एक एक फोटोग्राफ पर मुझे कई कई घंटे लग गए सोचने में कि कैसे किया होगा, जाने में, राइट। क्योंकि ये राइट। बात उन्होंने लिखी नहीं है, ये बातें हमें फोटोग्राफ के थ्रू समझनी होती हैं। एक रील आपके सामने आता है, आप 10 सेकंड या 5 सेकंड भी बात नहीं कर सकते उसके बारे में। हम्म। तो जिसके बारे में हम बात ही नहीं कर सकते वो करना ही क्यों है? हम्म। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है ये। हमारे यंग जनरेशन फोटोग्राफर्स जो भी अपने आप को कहते हैं फोटोग्राफर हैं, तो समझ लें राइट। टाइम रहते हुए तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज ठीक है, उनकी चॉइस हाँ, क्या कर सकते हैं उसमें। है। हाँ, जी। बिकॉज वी कांट चेंज द थिंग्स ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे ना सर आपने मैं आपके काम की अगर मैं बात करूं, तो काम में तो ऑफ कोर्स एक ठहराव दिखता है। फोटो हाँ, फोटोग्राफी में काम में एक ठहराव दिखता है। बट अगर मैं जी। उसके पीछे की प्रोसेस के बारे में बात करूं, उस प्रोसेस में कितना ठहराव रखना पड़ता है, या आप कितना उस चीज को ध्यान में रख करके उस प्रोसेस को करते हो, एक फोटोग्राफ को क्लिक करने की जो प्रोसेस है। क्या फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे करके समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर जगह पे गए। अब बहुत फोटोग्राफर्स के साथ में ना ऐसा ये होता है कि बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, कि हर जगह मतलब कैमरा अपना व्यू फाइंडर पे लगाया और शूट करना धड़ धड़ शुरू हो गए। तो आपकी क्या प्रोसेस रहती है? आप किसी नई जगह पे जाते हो तो क्या आप मतलब ठहर करके पहले ऑब्जर्व करते हो सिर्फ, या एक कंपल्शन रहती है कि भाई क्लिक करनी है फोटोग्राफ्स? बहुत लोगों के साथ में ये रहता है। तो उस चीज को कैसे मतलब अप्रोच करते हो, या कैसे अप्रोच करना चाहिए? आप क्या उस चीज में कहोगे? देखो वो बहुत जरूरी है, एक बात जो आपने कही ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट या बात की जैसे है, सर मैं मैं इस एक बात। एक बात और ऐड इसमें कर हाँ। दूं। जैसे बहुत बारी हम्म, ये सलाह भी दी जाती है कि आप जहां जाओ अपना कैमरा लेकर के जाओ। कहीं आप बाहर हम्म, जा रहे हो, हम्म, मार्केट जा रहे हो, किसी भी जगह जा रहे हो, कैमरा। तो कुल मिलाकर के बात ये होती है कॉन्टिन्यूसली आप शूट करते रहो। नहीं हाँ। नहीं, मैं मैं थोड़ा सा अलग इसमें व्यू रखता हूँ। आपका कैमरा साथ में ले जाना एज ए फोटोग्राफर ठीक है, बट कैमरा हमेशा निकाल करके जाते ही शूट करना वो सही नहीं होता। हम्म। मैं एक एग्जांपल देता हूँ अभी आपको। अभी अ, पिछले 3 साल से, लास्ट 3 इयर्स, मतलब पेंडेमिक से पहले, जी मैंने एक जगह आइडेंटिफाई किया, दैट इज मेरे होम टाउन। मैं मुजफ्फरपुर बिहार की बात कर रहा हूँ, अपने होम जी टाउन की बात कर रहा हूँ। जी जी आपने देखा होगा बहुत सारे मेरे फोटोग्राफ्स इंस्टाग्राम पर उस जगह के हैं। जी। अब मुझे खुद नहीं पता था आज से 5 साल पहले कि मेरे होम टाउन में एज एन आर्टिस्ट मेरे लिए इतना कुछ है कि अगर मैं वहां पर 50 साल तक 365 दिन हर साल भी काम करूं तो भी कंप्लीट नहीं होगा। तो भी नई चीजें कैन यू मिलती बिलीव? रहेंगी। तो भी नई चीजें मिलती रहेंगी। तो मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, एक्सप्लोर अपने आप को उस जगह पे, कि मैं, मेरी पर्सनालिटी कहाँ कहाँ फिट बैठती है। तो मैंने हम्म। जितने आसपास के एरिया थे, शहर को पहले छोड़ दिया। जी टाउन एरिया ऑलमोस्ट कॉमन होता है हर जगह का, काफी कुछ मिलता जुलता है। जी। वो पान की दुकान, वो चाय की दुकान, ये ठेला लगा हुआ है वहाँ, ये मेडिसिन की, मतलब ये एक कॉमन चीज है। बट जैसे ही आप शहर के एरिया से बाहर जाते हैं ना, तो जैसे मैंने 20 किलोमीटर के रेडियस से बाहर जाना शुरू किया ना, राइट। मुझे ऐसी ऐसी चीजें दिखनी शुरू हुई। मैंने कहा कमाल है ये चीजें, हम्म। कितनी कमाल की स्टोरीज हैं ये तो अपने आप में। तो क्या करता था मैं, कैमरा जरूर होता था मेरे साथ, जी। लेकिन जैसे सपोज करो, मैं, क्या हुआ कि मैं जा रहा था एक दूसरे लोकेशन पे, लेकिन रास्ते में मुझे एक पीपल का पेड़ दिख गया। हम्म। अब वो पीपल का पेड़ दिखा, उससे कुछ आगे गया, तो वो पीपल का पेड़ बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था, लेकिन जी पीपल जी का जी। पेड़ उतना उतना इंटरेस्टिंग नहीं होता है जितना कि बरगद का पेड़ होता है, अगर आप हम्म। ध्यान से देखोगे तो।
उसके कुछ आगे गया, वो बरगद का पेड़ दिख गया। अब बरगद के पेड़ ने मुझे रोक लिया, जहां हम्म, मैं कहीं और रहा था। जी मैं उस दिन था कि 170 किलोमीटर मुझे आगे जाकर के एक केसरिया स्तूपा है, बिहार हम्म, में बहुत फेमस अब हो रहा है धीरे धीरे जी आर्कियोलॉजिकल। तो मैं जा रहा था केसरिया स्तूपा, जी बट वो 45 किलोमीटर पे उस बरगद के पेड़ ने मुझे रोक लिया। रोक लिया। सोचिए बरगद के पेड़ में कितना पावर होगा जो उसने मुझे रोक लिया। आप बिल्कुल दूसरे लोग इसको सुनेंगे तो बोलेंगे ये क्या पागलपन है, बड़ी बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल पेड़ सही। कैसे रोक सकता है। हम्म, बट उसने रोका, क्योंकि उसकी उसकी जो बहुत पुराना था पेड़, तो टहनियां जो है उसकी आपको पता है कि उसके ऊपर से जड़ें निकलती हैं, फिर जमीन में आकर के लग जाती हैं, और पेड़ एक अलग लुक देता है पूरा। और विंटर्स का टाइम था, जी विंटर्स का टाइम था। उसने कमाल का एक 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 स्ट्रक्चर बन रहा था उसका। कहते हैं हम्म, ना कि अलग अलग लेवल पर उसके डालियां ना, पता नहीं क्या क्या बना रहे थे। मुझे क्या क्या समझ आने लगा, अपना बचपन राइट। याद आ गया जब मैं पेंसिल से ड्राइंग करता था। तो मैंने गाड़ी साइड में लगाई और रुक गया, और घंटे भर देखता रहा बस उसको बैठ करके वहीं पर। हम्म, कैन यू बिलीव, उस दिन देखता रहा। उस दिन मैंने कैमरा नहीं निकाला, बस एक्टिविटीज देखी कि क्या हो रहा है। एक दुकान वाला है, छोटा सा दुकान है वहां पर, एक चाय की दुकान है, वो आया, एजेड पर्सन आया, उन्होंने चाय की दुकान खोली। कुछ राइट लोग आए, राइट चाय बनाया। ठंड का टाइम था, फिर देखा उन्होंने साइड में आग जलाया। फिर मैंने देखा कुछ डॉग्स आ गए वहां पर, वो भी बैठ गए जब लोग वहां से चले गए। तो फिर देखता मैं रास्ते से कोई क्रॉस कर रहा होता, देखता कि आग जल रहा है, तो अपनी साइकिल रोक करके, अपना बाइक रोक करके, वो भी ठंड का टाइम। तो इतनी सारी आंखों के सामने सिर्फ कहानियां, बस मेरा दिमाग ना बहुत कुछ हम्म, लिखने लगा उस टाइम पे, राइट। अंदर ही अंदर लिखने हम्म, लगा। गया तो मैं केसरिया, ये हम्म, बता रहा हूँ आपको 4 साल पुरानी बात, लेकिन वो बरगद का पेड़ मेरे दिमाग में ऐसे सेट हो गया। मैं जितनी बार अब जाता हूँ मुजफ्फरपुर, मैं विंटर्स में स्पेशली वहां तो जाता ही हूँ। और इस बार की बात आपको बता रहा हूँ कि ऑलमोस्ट मैंने हर दिन, जितनी दिन था वहां पर, ऑलमोस्ट 32 डेज मेरा जी पीरियड था। जी जी। 30 डेज मैंने इस जगह को विजिट किया, अच्छा। एक ही स्पॉट को। वो बरगद के पेड़ मेरे अंदर इतना घुस गया, मुझे लगा कि इस बरगद के पेड़ की कहानी, सपोज करो आप बचपन को याद करो, बचपन में हमें मिलता था ना स्कूल में लिखने के लिए, ऐसे लिखो, जी। काउंट पे ऐसे लिखो। तो मैंने कहा कि मैं बरगद पे ही ऐसे लिखता हूँ, चलो हम्म, एज ए राइट। फोटोग्राफर। हम्म, तो अब वो क्या था कि ठहराव चाहिए था उसके लिए, मैं राइट। कैमरा निकाल करके शूट नहीं कर सकता था उन चीजों को हम्म, तुरंत में। तो मैंने 2-3 दिन रीड किया, सारी एक्टिविटी को पहले समझने की कोशिश की, अलग अलग जगह पर खड़ा हुआ। पहले इस दिन बरगद के पेड़ के नीचे ही खड़ा हो गया, हम्म, अपोजिट साइड को देख रहा था कि वहां से अपोजिट साइड कैसा दिख रहा है। फिर उसके अपोजिट एक दिन क्या हुआ कि 20-25 दिन के ऑब्जर्वेशन के बाद, सपोज करो मुझे एक नीम का पेड़ पीछे दूसरे रोड के साइड दिख गया। तो हम्म, मैंने कहा कि मैं नीम के पेड़ को और बरगद के पेड़ को, दोनों को कैसे ला सकता हूँ साथ में एक फोटोग्राफ में। जी। आप समझ रहे हो चीज। हम्म, तो ट्रेनिंग ट्रेनिंग नई कहानियां बना रही थी। तो ये राइट। कैमरा लेकर के क्लिक 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 करने से नहीं होगा, ये आपको कैमरा साथ में लटका होना, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट हम्म, आपने आपकी सोच जो है ना, वो वाइडन कब होती है, जब आप चीजों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो राइट। जितना आप पढ़ेंगे उतना आप कलेक्ट करेंगे। हम्म, अब आप देखो बरगद की पत्तियां अलग होती है, नीम की पत्तियां अलग होती है। जी। आप समझ रहे हो, नीम का पेड़ का स्ट्रक्चर अलग होता है, बरगद का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है। तो हम्म, आप इस दो स्ट्रक्चर को भी आप साथ में लाना चाह रहे हो, और केवल स्ट्रक्चर नहीं ला रहे हो, उसके आसपास की कहानी को भी उठा रहे हो आप। कहानी को भी उठा रहे हैं जी। ठीक है। अब बरगद के पेड़ से मैच करता हुआ मुझे एक एक ओल्ड एज पर्सन ना क्रॉस करते हुए, कमर झुकी हुई थी, क्रॉस कर रहा था। अब हम्म, मुझे बरगद से सिमिलरिटी उसकी नजर आ गई। और एक यंग एज पर्सन इधर से, बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी वाला, मतलब 30 की एज का पर्सन, कुछ जी। सामान लेकर के बहुत इजीली जा रहा था। मुझे लगा ये तो नीम का पेड़ की तरह इसको हाँ। ये रिप्रेजेंट कर रहा है। आप समझो राइट। कि आप ह्यूमन एलिमेंट्स को आप उस नेचुरल एलिमेंट्स के साथ कोरिलेट कर रहे हो। हम्म, फिर राइट। आप क्या है, अब मेरा बैकग्राउंड है मैथमेटिक्स का, ऑनर्स मेरा मैथमेटिक्स का है। अब मेरा मैथ्स भी घुस जाता है फोटोग्राफी में। अब मैं लाइन शेप्स कर्व सब देखना शुरू कर देता हूँ। तो हम्म, मैं देख रहा हूँ कि ऐसे रोड पर जो जो रोड गया हुआ है उस पर नई वाली उसने स्ट्रिप लगाई थी। तो हम्म, अंडर लो लाइट में ना वो स्ट्रिप बहुत शाइन करती है, येलो स्ट्रिप जो होती है जी जी जी। आपने अब वो दिख रहा है मुझे कि वो ऐसे करके जा रहा है। मैंने कहा अच्छा ये लाइन बन रहा है यहाँ से एक कर्व बन रहा है। आप जस्ट इमेजिन करो, एक पूरा का पूरा आप मैथमेटिक्स भी आप वहीं पर ड्रॉ कर रहे हो, मैथ्स भी पढ़ हम्म, रहे हो आप। दिस इज बिकॉज ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम्म, तो सबसे इंपॉर्टेंट है एक फोटोग्राफर के लिए कि वो जहां पर भी जाए, वो पहले ऑब्जर्व करे, चाहे वो नई जगह हो या जिस जगह पे वो बार बार जा रहा हो। एक ही जगह पे हजारों नई चीजें मिल सकती है अगर वो अपनी ऑब्जर्वेशन को ओपन रखता है तो। जी। आप समझ रहे हैं चीजों को। तो मैं समझ रहा मैं मेरी प्रायोरिटी यही है
कि मैं पहले चीजों को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करूं, हम्म, उसको अपने अंदर ले जाऊं जितना वो जा सकता है, एंड फिर जी, देन आई यूज व्यू फाइंडर टू क्लिक फ्रेम मुझे इतना बनाना है, क्योंकि बहुत हम्म, सारे इस तरह की चीजें जब आप देख रहे होते हैं ना, इधर भी बहुत सारी चीजें लेफ्ट राइट आपको दिख रही होती है, जी, लेकिन आपको क्या करना है, किस टाइम पे शटर बटन प्रेस करना है, वो वो एंड का आपको काम पता है। होना चाहिए। बिल्कुल। हम्म, वही फोटोग्राफ पूरी कहानी बता देता है, आगे पीछे की भी, और जी, उसकी जी, जी, जरूरत ही नहीं है आपको इधर उधर कैमरा भटकाने की। तो राइट, आप राइट, कंसंट्रेट करो अपने सब्जेक्ट पे उस पर्टिकुलर टाइम पे, लेकिन उस सराउंडिंग को अपनी नजर में रखते हुए। राइट, राइट, राइट। सर ये मतलब बहुत जरूरी है। मैं तो ये आपकी पूरी कहानी सुन रहा था, मेरे को तो सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग, बिल्कुल सर सेम, एग्जैक्टली सेम कप इधर भी है। ग्रेट। मैं आपकी कहानी सुन रहा था, मुझे तो सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग ये चीज लगी कि कितना डिटेल में आपको वो सारी चीजें याद है 4 साल 5 साल पहले की भी। और बिल्कुल यही बात हम स्टार्टिंग में भी कर रहे थे कि एक वो फोटोग्राफिक मेमोरी जो होती है इंसान की, कि अगर कहीं पे है तो वो एग्जैक्टली याद होता है। और मेरी तो ना पर्सनली ऐसी आदत है, मान लीजिए जैसे मैं 1 साल पहले कहीं पे गया, मैं कुछ करने कहीं पे गया, कोई वहां पे मैंने एक बढ़िया सा एनवायरनमेंट देखा, तो मेरी आदत है कि मैं रिपीटेडली बार बार उन्हीं जगहों में दोबारा विजिट करता हूँ कि क्या चेंजेस हुए हैं यहाँ पे, क्या बिल्कुल चेंजेस बहुत आए जरूरी होंगे। है। बिल्कुल बहुत जरूरी है ये समझना, क्योंकि ये क्या होता है ना कि हम उन चेंजेस को भी अपने फोटोग्राफ में धीरे धीरे लाते हैं, हम्म, जिसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट करना। राइट, राइट, अब उसी बरगद के पेड़ की बात आगे आपने कहा, मैं भी ऐड कर देता हूँ। अभी वहां से क्या है कि जस्ट उसके साइड से एक नया रेलवे ट्रैक बनने वाला है, जिसका अच्छा, काम चल रहा था। अब वहां के लोकल लोगों ने बताया कि हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर ये पेड़ कट जाए, बिकॉज ओह, वो रेलवे ट्रैक क्रॉस होगा, और बरगद के पेड़ का जो जड़ होता है वो बहुत हेवी होता है। हैवी होता है। तो वो, हाँ हाँ, तो वो परेशान कर सकता है। तो इस पर ये होता है जनरली, मैंने देखा है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बरगद के पेड़ को जरूर काटेंगे, क्योंकि उनको ट्रैक ले जाना है वहां से। पॉसिबली कि नेक्स्ट ईयर मैं जब विंटर्स में दिसंबर में जाऊं उस जगह पे, नवंबर दिसंबर में, तो मुझे पेड़ ना मिले। ना मिले। आप समझ रहे हैं ना? तो अब जो नया फोटोग्राफर आएगा, उसके लिए तो वो चीज रहेगी नहीं, वो जर्नी खत्म है उसके लिए तो, है ही नहीं वो। उसके लिए खत्म है ना। और तो मेरे लिए वो बुक मेरी कंप्लीट हो गई, मेरी कहानी। हाँ, आपने एक और मतलब मैं पेड़ जैसी चीज को भी आपने बिल्कुल एक लिविंग फॉर्म दे करके स्टोरी बना दिया कि हाँ उसकी कहानी है पूरी स्टोरी की बना पूरी। दी। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप जब किसी चीज को डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, तो आप, फिर हर स्टोरी का स्टार्ट है तो एंड भी होता है। एंड भी होता है। और कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं जो एंड के बाद भी मेमोरी में स्टार्ट रहती है, मतलब राइट, आपको सोचने पर विवश करती है। जैसे होता है ना कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपकी क्यूरियोसिटी को इंक्रीज कर देती है। राइट, तो वो क्यूरियोसिटी भी मेंटेन रहनी चाहिए स्टोरी के बाद। जो एक नई स्टोरी, मैं एक बार नमिता दास को सुन रहा था, मैं उनके फिल्मों से या उनके सोच से मतलब जी, जी, इत्तेफाक जी, काफी रखता हूँ। जी, तो नमिता दास जब वो कुछ बात कह रही थी एक जगह पे, तो उन्होंने कहा था कि आर्ट के बारे में उन्होंने कुछ कहा था, ऐसा ही कुछ। तो वो राइट, कहते हैं कि आर्ट आर्ट एग्जैक्टली केवल इंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता। आर्ट क्या है, एक तरह का क्वेश्चन मार्क भी लगा है, राइट, सो दैट कि वी विल बी एबल टू मेक आवर सेल्फ इन कन्वर्सेशन। हम्म, हम आपस में उसके बारे में बात करना शुरू करें, उसके आगे जी, एक एक ट्रिगर भी है, वो एक हम्म, ट्रिगर है कन्वर्सेशन के लिए। राइट, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी स्टोरी जब निकल के आए, किसी चीज पर मैं काम कर रहा हूँ, तो वो ट्रिगर भी करे एक टाइम के हम्म, बाद। राइट, अगर वो पेड़ कट जाएगा तो मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि वहां जाकर के उस जगह को फिर शूट करूंगा। हम्म, जी, क्यों शूट करूंगा? क्योंकि मुझे उसे आगे की कहानी को ट्रिगर करना है। हम्म, राइट, तो मेरा दिमाग कहानी अभी भी बना रहा है पेड़ कटने के बाद भी। हम्म, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है एज ए फोटोग्राफर। यही आर्ट है एक्चुअली, मैं इसी को कहता हूँ कि ये आर्ट है जो हम्म, आपको आपकी क्यूरियोसिटी को हमेशा मेंटेन रखता है। अब ये चीज ना सर जरूरी तो बहुत है इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे हम्म। आप जैसे लोगों के लिए, मेरे जैसे उसी सेम थिंकिंग वाले लोगों के लिए। बट क्या कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये आपको कभी कभी प्रॉब्लम में भी डाल देती हैं चीजें, जब आप बहुत एनालाइज करने लगते हैं, बहुत ज्यादा ओवर एनालाइजेशन हो जाता है, तो कई बार आपको ऐसा मतलब थक जाते हो या ऐसा कुछ होता है, या बढ़िया नॉर्मली चलता ही रहता है जैसा भी है ठीक है। नहीं, मैं नहीं, फ्रैंकली बताऊं, मैं थकता नहीं हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अभी रिसेंट जब मैं वहाँ था, अभी पीछे, अभी अप्रैल में अपने होम टाउन ही था। जी, 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 अब गर्मी का टाइम था, लेकिन मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, और जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था तो उस पे हर दिन सुबह निकल रहा था। हम्म, और अभी मुजफ्फरपुर का टेम्परेचर अप्रैल में, आप बिलीव नहीं करोगे, 40-41 हो रहा था। अच्छा, और सुबह 10 बजते बजते आप मान के चलो कि 38-39 टेम्परेचर, और उसमें काम करना ईंट की भट्टी के आसपास। इट हम्म, वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बट मैं कर रहा था।
लेकिन जब मैं घर आता ना, वापस घर आता, तो बेटा मेरा पूछता, मुझे देखता। हम्म, अब मेरे देख के जैसे मैं जाता, मैं बोलता कि बेटा आज आज क्या बनाऊं स्पेशल आपके लिए, तो उसको हम्म, समझ आ जाता मेरी बॉडी लैंग्वेज से, पापा को आज कुछ अच्छा मिला है। आप समझ रहे हैं बात? तो वो राइट। गेस कर लेता, कहता है पापा जरूर आपको आज कुछ अच्छे फोटोग्राफ्स मिले हैं। तो राइट। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली, जब आपको कोई चीज आपके हिसाब से आपको मिल रही होती है ना, तो आप कितना भी थक जाए, आप कितना भी थक जाए फिजिकली, आपका दिमाग नहीं थकता। और जब आप दिमाग नहीं थकता ना, तो फिर तो आप, बॉडी नहीं वो कहते हैं थकती। ना कि बिल्कुल कुछ नहीं होता है। फिर आप उस दिन रात हमेशा काम करते रहते हैं। ये जरूर होता है। ये कब होता है? जब हमारा दिमाग भी थक जाता है और बॉडी भी थकती है, जब एक क्रिएटिव ब्लॉक आता है। तो ये राइट। हर फोटोग्राफर की लाइफ में आता है, क्रिएटिव ब्लॉक। जब वो लगता है कि वो कुछ नया नहीं कर पा रहा है। मेरे साथ भी हो चुका है मतलब 2020 में। आप आपके लिए कैसा कैसा होता है वो क्रिएटिव ब्लॉक एग्जैक्टली, अगर उसको समझाना हो एग्जैक्टली क्या होता है उस क्रिएटिव ब्लॉक के अंदर जब आप होते हो तो? देखो, क्रिएटिव ब्लॉक क्या होता है कि आप जब बाहर जा रहे होते हैं ना, तो फोटोग्राफी के लिए आपका राइट। स्टूडियो वर्क तो है नहीं, आपको बाहर निकलना है। जी। ठीक है। तो आपको चीजें दिख नहीं रही होती हैं वैसे, जिसको आप कैमरे में कैप्चर कर पाओ। राइट। आपका दिमाग जो है उस चीजों को उस तरह से सेंस नहीं कर पा रहा होता है। या तो सब्जेक्ट नहीं मिल रहा होता है आपको, या आपकी आंखें या आपका दिमाग उस सब्जेक्ट को देख नहीं पा रहा होता है। ऐसा होता है। ऐसा कब होता है? सपोज करो कि आपने एक लोकेशन पे, एक जगह पे या कहीं पे काम कर लिया काफी ज्यादा, पर आप उस जगह पे जाते हैं बार बार और नहीं मिलता है, आपको राइट। नया नहीं मिलता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपका एक नेचुरल ब्लॉक क्रिएट होना शुरू होता है। और ये ब्लॉक अगर लंबे टाइम तक हो जाए, या आप दूसरे लोकेशन पे भी जाओ वहां भी नहीं मिले, आप थर्ड जगह पे लोकेशन पे जाओ, थर्ड टॉपिक पे जाओ वहां भी नहीं मिले, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, क्रिएटिव ब्लॉक। तो आपकी क्रिएटिविटी खत्म हुई, जबकि दूसरी जगह या तीसरी जगह पे था चीज, लेकिन राइट। आपकी चूंकि पहली जगह पे आपको नहीं मिला, तो आपने, आपका आगे भी दिमाग नहीं हर मिला। जगह वैसे ही सेंस करने लगा। राइट। इसको हटाने का सबसे अच्छा तरीका है बड़ा डिफिकल्ट कहने के लिए। अब ये जो बताने जा रहा हूँ बड़ा आसान लगेगा सुनने जी, में, जी, जी। लेकिन प्रैक्टिकली बहुत, मुझे भी खुद बहुत डिफिकल्टी आई थी 2020 में, जब पेंडेमिक के टाइम पे ऐसा जी। हुआ। हम सब बंद थे पेंडेमिक के टाइम पे, मार्च के बाद से लेकर के। और डर, इतना इतना खौफ, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। समझ नहीं आ और रहा था। मैं तो, हाँ, और डीप एंजाइटी में आ गया था। तो क्या हुआ कि अब फोटोग्राफी के लिए एक फोटोग्राफर अगर बाहर नहीं निकलेगा फोटोग्राफी के लिए, तो करेगा क्या घर में बैठ करके 24 घंटे वो? बिल्कुल सही बात है। तो मेरी नींद खत्म हो गई, नींद आनी मेरी खत्म। मतलब एक अजीब से मुझे लगता था कि मेरी क्रिएटिविटी खत्म हो रही है, अब क्या कर सकते हैं? अब ये प्रॉब्लम जब क्रिएट होना शुरू हुआ, तो मुझे लगा कि मेरा पूरा बॉडी काम नहीं कर रहा है, ऐसा फील होने लगा। बट धीरे धीरे क्या हुआ, पेंडेमिक का टाइम थोड़ा सा, फिर मैंने अपने दिमाग को समझाना शुरू किया। होता क्या है, आपको खुद से लड़ना होता है। जब क्रिएटिव ब्लॉक होता है, कोई दूसरा आपके क्रिएटिव ब्लॉक को नहीं हटा सकता। जी। यू हैव टू फाइट विद सेल्फ। आपको, आपका दिमाग आपके साथ खेल रहा होता है, तो आपको खेलना होता है अपने दिमाग के साथ। तो उसमें आपको अपने इनर सेंस को एक्टिवेट करना होता है ज्यादा। राइट। कैसे आप इनर सेंस को कैसे एक्टिवेट करेंगे? तो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के थ्रू, कि आपने डिफिकल्टी में पहले अपने आप को कैसे निकाला। जी। और मेरी लाइफ में तो ऐसी ऐसी डिफिकल्ट चीजें हो चुकी हैं जी। कि फिर मैंने याद किया उन चीजों को। मैंने कहा कि मैंने तो इससे बड़ी डिफिकल्टी इतनी आसानी से निकाल ली, कुछ नहीं हुआ मुझे, जी। ऐसे कर लिया। एक एक्सीडेंट हुआ था मेरे लाइफ में, और मेरे दोनों पैर बहुत सीवियरली फ्रैक्चर हो गए थे। अच्छा। डॉक्टर, और मैं करीब 3.5 से 4 महीने तक पूरा बेड में था। ये पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, जी, जी, 2011 की। जी। डॉक्टर ने ये तक कह दिया था कि मुझे पता नहीं, जब वो सर्जरी करने के बाद, सर्जरी की 3 रॉड लगाए थे, कि डॉक्टर ने ये कह दिया था कि मुझे आप चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। ओह! आप समझ रहे हैं? हुँ। तो उसके बाद मैं आज फोटोग्राफी भी कर रहा हूँ ना। तो जी। फिर मैंने याद किया, मैंने कहा कि मैंने तो ऐसे डिफिकल्ट टाइम को निकाल दिया। तो क्या होता है, आप अपनी ही लाइफ स्टोरी को हुँ। अपने सामने में रखिए, और अपने क्रिएटिव ब्लॉक को हावी मत होने दीजिए। तो हुँ। जैसे ही आप अपना पॉजिटिव इंक्रीज करेंगे ना, हुँ। तो आपको चीजें फिर समझ आनी। फिर मैंने क्या हुआ कि आपको पता है मैं कैमरॉन का मेंटोर भी हूँ। जी, जी। तो मैंने उनको मैसेज किया, कैमरॉन के दिल्ली, उस समय मैं मुजफ्फरपुर में था, अपने होम टाउन था। तो मैंने जी। उनको मैसेज किया कि चूंकि ह्यूमन एलिमेंट के नजदीक नहीं जा सकता, तो मेरे पास जो अभी लेंस है, वो जो मैं यूज करता हूँ हमेशा परमानेंटली, 70-28, तो वो अभी लेकर के मैं बाहर जा नहीं सकता। तो जी। काइंडली सेंड मी 7300। हुँ। मैंने अब बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उनको बोला कि आप 7300 मेरे को भेज दो। उन्होंने 3 दिन के अंदर भेज दिया मेरे पास। जी, जी, थैंक जी। गॉड।
अब मैंने क्या कहा कि चलो ह्यूमन एलिमेंट के पास नहीं जाना है, कोविड है, ये है वो है, नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने अपने आप को चैलेंज दिया। मैंने कभी उससे पहले 7300 यूज नहीं किया था। जी मैंने कहा कि नई चीज करते हैं, चलो कुछ नया करते हैं। एक आर्टिस्ट बैठ थोड़ी सकता है। जी। तो अपने बचपन को याद किया, कैसे मैं नई चीजें करता था, हम्म, कैसे मेरे पास पेंसिल नहीं होती थी तो मैं किसी भी चीज से मैं ग्राउंड जमीन पे बना देता था। कुछ भी पेड़ का कुछ डाल मिल गया, खरोच खरोच के बना देता था ऐसे करके। राइट 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 तो जी। तो अपने आप को खुद मैंने पॉजिटिवली, तो ये हर पर्सन चाहे तो कर सकता है। हम्म, हावी मत होने दो अपने उस नेगेटिव थॉट्स को, अपने हम्म, पॉजिटिव थॉट्स को अपने पर लाओ। तो मैंने क्या किया, 7300 लेकर के मास्क लगा करके डबल मास्क लगाता था और निकलना शुरू किया। अच्छा। इनिशियल 10 डेज फ्रैंकली सेइंग कुछ नहीं मिला। बहुत डिफिकल्टी जाता था, जी जी जी। फ्रस्ट्रेट होकर आ जाता था, कैमरा हम्म, लेकर गया, कहीं नजदीक कोई आदमी आ गया तो डर से घबराहट से फिर भाग आता था। मतलब हम्म, किसी दिन आधे घंटे में भाग आया, किसी दिन 1 घंटे में चला आया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, बाहर निकलने से ना चीजें समझ आनी शुरू हुई। राइट। एंड थैंक गॉड बाय नवंबर 2020 हम्म, मुझे अपने अंदर फिर से अपना आर्टिस्ट नजर आना शुरू हुआ। और हम्म, मैंने 7300 से बहुत सारे फोटोग्राफ क्लिक किए उस बार विंटर्स में। वो दिसंबर एंड जनवरी 2021 दैट वाज वेरी फ्रूटफुल विद 7300 लेंस। राइट। जो हम्म, मैंने उससे पहले, तो हमें अपने को ही पॉजिटिव करना होता है अपने हम्म, काम के लिए। दूसरा जी। कोई नहीं करेगा आपका, नो वन कोई इज नहीं। गोइंग टू हेल्प यू। और राइट। कर भी नहीं सकता है, क्योंकि आपका प्रॉब्लम है, यू नो योर प्रॉब्लम बेटर। आप हम्म, पर क्या चीजें निगेटिवली आपको कंट्रोल कर रही हैं, आपको समझना पड़ेगा। हम्म, और उसके लिए आपको नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। राइट राइट राइट। अपने आप को अपने अपने ही हिस्ट्री से, अपने ही पास्ट से आपको इंस्पायर होना पड़ेगा। सही। तो मैंने फ्रैंकली बताऊं तो मैंने अपने पास से अपने आप को इंस्पायर किया, बाहर निकला। एंड दैट वाज द 2020 का जो दिसंबर और 2021 का जनवरी, वो हम्म, मेरे लिए आज भी मेमोरेबल है। क्योंकि हम्म, मैंने नए एक्सपेरिमेंट किए, राइट नई राइट। चीजें की, नई नई चीजें चीजें की। आपने ट्राई की उस टाइम पे। और बिल्कुल। अब इसके अलावा आप जैसे फॉर एग्जांपल बुक्स में या मूवीज के थ्रू, क्या इस टाइम पे ऐसे चीजों से भी आप इंस्पिरेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल, मुझे मूवीज फिल्म्स जो है, देखो दो तरह से हम फिल्म को देखते हैं। एक, किस लोग तरीके का फिल्म को सिनेमा सर आपको कहानी, पसंद है वैसे बेसिकली? बड़ा मेरा इंटरेस्टिंग थोड़ा सा बता दूं मैं जी आपको, मुझे जी जी आर्ट जी। फिल्म पसंद है। हम्म, मुझे कमर्शियल फिल्में तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है, जी जी जी। नहीं के बराबर। मैं पुरानी फिल्में देखता हूँ, या फिर कमर जो नॉन कमर्शियल को पैरेलल सिनेमा कहते हैं ना, राइट। जो थॉट प्रोसेस है। अब पैरेलल सिनेमा में भी क्या है कि मैं उसको कई तरीके से अलग अलग दिन देखता हूँ। एक दिन मैंने उसको कहानी के लिए देख लिया, ठीक है, लेकिन दूसरे दिन मैं देखूंगा तो उसको कैरेक्टर ढूंढता हूँ मैं, कि कौन सा कैरेक्टर मुझे इसमें इंस्पायर कर रहा है। तो अक्सर मेरी चीज क्या होती है, फिल्म में मैं कैरेक्टर ढूंढ रहा होता हूँ, राइट। और फोटोग्राफ में मैं स्टोरी ढूंढ रहा होता हूँ। तो मेरा दिमाग फोटोग्राफ में स्टोरी की तरफ भागता है जब मैं कोई फोटोग्राफ देखता हूँ, और फिल्म में जो कि वो स्टोरी है, लेकिन मैं कैरेक्टर ढूंढ रहा होता हूँ। तो एक कैरेक्टर पे मैं रुक जाता हूँ कि आज इस कैरेक्टर को मुझे देखना है। आप समझ रहे हैं? तो फिर मैं दोबारा उस मूवी को देखता हूँ, फिर दोबारा देखता हूँ, एक ही कैरेक्टर पर मेरा कंसंट्रेशन होता है। जैसे सपोज करो मैं 3 इडियट्स देख रहा हूँ, वो कमर्शियल मूवी थी 3 इडियट्स, जी बट जी। लेकिन उसमें बहुत कुछ बातें थी सीखने के लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। आज आज अगर मैंने उसमें आमिर का कैरेक्टर देखा, हम्म, तो मुझे दूसरे के कैरेक्टर पर नजर नहीं गई। मैं उसको बाद में देखूंगा, फिर दोबारा देखूंगा उस मूवी को, और उस कैरेक्टर को समझने की कोशिश करूंगा कि ये इरफान का कैरेक्टर था, ये इसका कैरेक्टर है, ये इसका कैरेक्टर है। राइट राइट राइट। तो मैं फिल्म को वैसे देखता हूँ, और कई बार मैं फिल्म देखते हैं पॉज कर देता हूँ, रुक गया। वो सीन मैं देखता हूँ, अरे बैकग्राउंड में ये आर्टिस्ट ने कैसे इसको शूट किया है। राइट। एक वीडियो के अंदर एक शूट कर रहा है ना, ये तो फोटोग्राफ में भी पॉसिबल है। और वो नेचुरली आया, उसके वीडियो में वो नेचुरली आया है, तो ये जी। फोटोग्राफर को क्यों नहीं नेचुरली मिल सकता है? बिल्कुल मिल हम्म, सकता है। तो मेरे लिए, इसलिए मेरे फोटोग्राफ में आप देखोगे ध्यान से, मेरा बैकग्राउंड बहुत ज्यादा प्रायोरिटी में होता है। मेरे हम्म, बैकग्राउंड में कोई क्लटर नहीं मिलेगा आपको। हम्म। वो क्लीन नीट, आप एक एक चीज पढ़ सकते हो मेरे बैकग्राउंड फोटोग्राफ कि में। अगर अगर फोरग्राउंड बैकग्राउंड में अगर उस चीज की इंपॉर्टेंस है तो वो है, नहीं है तो नहीं है। या तो नहीं है, या है तो वो गारंटेडली वो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है राइट। उस पूरी कहानी में, उस पूरे फ्रेम में, उस वो जो 4 हमारे कोऑर्डिनेट्स है उसमें उसका रोल है इंपॉर्टेंट, राइट राइट तभी राइट। वो है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग दैट बेसिकली मेरी कोशिश होती है जिस तरीके से समझने की, फोटोग्राफर को भी या किसी भी आर्टिस्ट को भी। और मैं इन फोटोग्राफी और आर्टिस्ट के अलावे बहुत सारी चीजों से इंस्पायर होता हूँ, सच पूछो जैसे तो। जैसे सर कुछ बताओ। जैसे सपोज करो कि
विलेज एरिया में मैं कई बार अभी तक शूट कर चुका हूँ, मतलब मोर देन 500 टाइम्स आप कह सकते हो पिछले जी 3-4 साल के अंदर। जी 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 तो मैं ये जो फार्मर्स होते हैं ना, तो इनका जो वर्क होता है जिस तरह का, मैं इनके काम से इंस्पायर होता हूँ। कितनी मेहनत करते हैं ये, कैसे करते हैं ये। जी जो ब्रिक मेकिंग फैक्ट्री है, जो जहाँ ईंटें भट्टी में बनती है, टीम मैं बन उसके प्रोसेस को देख करके हाँ बैठ के घंटों देखता हूँ कितना टफ वर्क है, कैसे करते हैं ये। राइट तो उनसे इंस्पायर होता हूँ, उनकी एक्टिविटी से, उनके उनके स्ट्रेंथ से, उनकी सोचने के तरीके से, उनके काम करने के तरीके से, उनके मैनेजमेंट के तरीके से। जी फिर मुझे पेड़ पौधे चिड़िया सब इंस्पायर करते हैं। तो जैसे कोई पेड़, जैसे कि मैंने कहा बरगद का पेड़, वो उसने जी मुझे इंस्पायर किया बेसिकली। जी 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 उसने मुझे रोका, इसका मतलब उसने मुझे इंस्पायर किया। हम्म तो उनसे भी इंस्पिरेशन लेता हूँ। तो विंटर्स टाइम मुझे फॉग बहुत इंस्पायर करता है। मुझे हम्म सनलाइट भी बहुत इंस्पायर करता है, अर्ली मॉर्निंग का। हम्म, बट उस सनलाइट को केवल मैंने सनलाइट के फॉर्म में नहीं देखा कि सनलाइट है वो। मैं उस सनलाइट के साथ पूरी कहानी देखता हूँ कि वो जो ऑरेंजिस कलर है, वो दूसरे कलर के साथ मिक्स होकर के एक नया कलर कैसे जनरेट करता है। राइट जी तो ये छोटी छोटी चीजें मुझे, नेचुरल चीजें स्पेशली, और ये छोटे छोटे जो इवेंट्स जो मैं देख रहा होता हूँ, या कोई मछली बेचने वाला है, आप समझ लो, पकड़ने वाला नहीं, बेचने वाला, बेचने वो भी वाला मुझे इंस्पायर कर रहा है। हाँ, हम्म वो भी मुझे इंस्पायर करता है। मैं कई बार दूर से खड़े होकर देख रहा होता हूँ। तो एक बार ऐसा हो गया, मछली बेचने वाला पूछता है कि भैया मछली ले रहे हैं क्या, लेकिन नहीं नहीं। फिर मैं जी थोड़ा दूर चला गया, और दूर से फिर उसको देखता रहा आधे घंटे तक। वो भी सोच रहा होगा अजीब पागल आदमी है। कोई बात नहीं, ठीक है, वो मुझे जो भी समझे, बट मैं बिल्कुल कुछ और समझने की कोशिश कर रहा था। तो जी जी दिस इज द थिंग दैट दैट कैन इंस्पायर यू। तो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको इंस्पायर किन चीजों से होना है, हम्म और क्या चीजें आपको इंस्पायर करती हैं। मुझे एक ट्रैक से ट्रेन जा रही है ना, हम्म और अगर वो ट्रैक ऊंचा है और मेरी हाइट, मेरी नजर ट्रैक पर जा रही है, और बीच में मुझे उस पार की चीजें भी दिख रही है, मतलब ट्रेन के उस साइड की चीजें जी भी, जी जी तो जी मैं सर मैं शायद 10 ट्रेन क्रॉस होते हुए देखूंगा वहां खड़े होकर के, अलग अलग डायरेक्शन में, कि राइट ट्रेन के उस पहिए के अंदर से मुझे क्या चीजें दूसरी साइड में, जो एक सेकंड में दिखती हैं फिर गायब हो जाती हैं, दिखती हैं गायब हो जाती है, क्या मुझे कुछ इंस्पायर कर रहा है वो, और मुझे आपकी करती है चीजें। आपकी थॉट प्रोसेस और आपकी इमेजेस जो है ना एकदम ऐसा मेरे को ना नॉवल वाला फील देती हैं कि एक नॉवल है जैसे कहानी है मतलब चलिए, चल रही थैंक है। यू। मैं अभी आपने मानव कौल जी का नाम सुना है? राइटर हैं, मानव कौल, हाँ हाँ बिल्कुल, लिखते भी मानव हैं, कौल का नाम सुना है। प्ले राइट हैं, एक्टिंग भी करते हैं, एक्टर भी हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैं ना उनकी भी यहाँ पे कुछ बुक्स हैं हिंदी में, वो लिखते हैं। तो उनकी भी कहानियां जब मैं पढ़ता हूँ तो ऐसा सा ख्याल आता है कि जिस तरीके से जितनी क्लैरिटी से वो लिखते हैं ना एक अपने एक्सपीरियंस को, कि मैं फलानी माउंटेन पे था, वहां पे चिड़ियाओं की इतनी दूर से आवाज आ रही थी, ऐसा ऐसा बिल्कुल। फॉग वहां पे चल रहा हम्म, था। ये मतलब इतनी डिटेल और इतनी क्लैरिटी से कि पढ़ने वाले को वैसा ही क्लियर इमेजिनेशन हो जाएगी यही उसको। यही आर्ट है। हम्म, यही आर्ट है एक्चुअली। एक एक अगर राइटर आपको उस सीन में ले नहीं जा पाए, बिल्कुल। उस बुक को पढ़ने का क्या फायदा। क्या फायदा जी। उस आर्ट को देखने का क्या फायदा अगर उस आर्ट में आप आर्टिस्ट तक नहीं पहुंच पाए। जी मैं ये नहीं कहता कि मैं सक्सेसफुली कर लेता हूँ हमेशा, बट मेरी कोशिश हमेशा है कि मैं उसी तरह के आर्ट फॉर्म पर काम करूँ, राइट जिसमें मेरी पर्सनैलिटी एक्सपोज हो, जिसमें मैं उस इन्वायरमेंट में खुद को रखूं, और दूसरा जब देखे तो उसको भी ले जाऊं उस इन्वायरमेंट के अंदर। और ये राइट बहुत जरूरी है, लॉन्ग टाइम तक प्रैक्टिस करनी है। अगर नहीं आ रही है तो प्रैक्टिस करनी है, बट डायरेक्शन पता है, अ, राइट पता होना चाहिए एक आर्टिस्ट को कि उसका डायरेक्शन क्या है। जी 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 हम्म। और सर अगर फोटोग्राफी के टेक्निकल पार्ट पे अगर मैं आऊं, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके लिए फोटोग्राफी का जो टेक्निकल एस्पेक्ट है और एक जो इंट्यूटिव एस्पेक्ट है, उन दोनों में हम्म, क्या चीज ज्यादा वेटेज रखती है? क्योंकि जैसे आपने भी ये चीज देखी होगी कि जैसे ट्यूटोरियल्स होते हैं फोटोग्राफी के आजकल तो बहुत ज्यादा ही हैं। हम्म, तो वहां पे क्या हम्म, है कि हर कोई टेक्निकलिटी की ही बात किए जा रहा है, और चलो एक लेवल तक टेक्निकलिटी तो समझ आती है कि भाई कैमरा हैंडल हम्म, कैसे करना है वो पता तो होना चाहिए। बट हम्म, यूट्यूब पे क्या होने लगता है कि 5 ट्रिक्स टू डू दिस, 5 ट्रिक्स टू डू दैट, 5 ट्रिक्स टू डू हम्म, टू शूट सनराइज या सनसेट। हम्म, अब वो ट्रिक्स के चक्कर में इतना ज्यादा मतलब टेक्निकल ओरिएंटेड हो गई है फोटोग्राफी कि हर कोई बस वो ना ट्रिक्स ढूंढ रहा है कि यार मतलब अगर दिन में 12 बजे अगर कहीं पे जाकर के शूट करना है तो क्या ट्रिक्स है, क्या हम्म, किया जाएगा कैमरे के अंदर कि ये हो जाएंगी। हम्म। और एक फिर पता नहीं। फोटोग्राफी का, और एक हम्म, है इंट्यूटिव एस्पेक्ट फोटोग्राफी का। फॉर एग्जाम्पल जो हम बात कर भी रहे हैं, हमने 1 घंटे से ऊपर का सेशन कर लिया,
हमने टेक्निकल तो कुछ भी बात नहीं करी फोटोग्राफी के बारे में, लेकिन उसके कोर के बारे में हमने इतनी बात कर ली। तो आपको क्या लगता है क्या चीज कितनी इंपॉर्टेंट है और आप कैसे पर्टिकुलरली अपने करियर अपने लाइफ में उसको अप्लाई करते हो? देखो टेक्निकलिटी ना, एक आज के डेट में अगर मैं बहुत ही रफ लैंग्वेज में बोलूँ तो बकवास चीज है। जी जी जो ये यूट्यूब चैनल जिनको पैसा कमाना है बनाते रहते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, ये सब आप सीख सकते हैं बहुत इजीली। अगर आपके हाथ में पेन है तो पेन चलाना कोई सिखाता है क्या आपको? बिल्कुल सही बात है, वो तो आ वो जाएगा। सीख जाएगा, वो चलाते चलाते वो सबको आ जाएगा। अगर आप पेंसिल यूज कर रहे हैं, पेंसिल का पॉइंट टूट जाता है, तो कुछ दिन का आपको पता चलता है कि भाई पेंसिल दोबारा से बनाना है ना, करते हैं ना, ये खुद सीखते हैं। इसको इसको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं होती, छोटे बच्चे को भी नहीं सिखाने की जरूरत होती है, वो बच्चा भी खुद कर लेता है अपने आप। समझ रहे हैं? राइट राइट। तो टेक्निकलिटी का एस्पेक्ट बहुत छोटा है, जो आप बहुत इजीली आप प्रैक्टिस करते करते ही ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे आप। इसके लिए आपको कोई ट्यूटोरियल लेने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई आपको अलग से क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आपको अपने विजन पे काम करना है, अपने थॉट प्रोसेस पे काम करना है। आपका कैमरा एक सिंपल एक टूल है। जी जब तक आप आउटडोर शूट कर रहे हैं ना, तब तक आपको कभी भी ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स पे जाना ही नहीं है। आपको अपने थॉट प्रोसेस को, टेक्निकल पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट कहाँ आती है? जब आप स्टूडियो शूट करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि मेरा लाइट सेटअप कैसे आएगा, कितने आईएसओ पे कितना लाइट हम डालेंगे और किस किस कॉर्नर से डालेंगे कि मेरे सब्जेक्ट को। तो वो तो क्लाइंट बेस्ड वर्क है ना, तो वो तो फिर आपको करना पड़ेगा, उसमें आपको टेक्निकलिटी में जाना पड़ेगा। टेक्निकली आपको अपने मॉडल को वैसे ही तैयार भी करना पड़ेगा, आपको लाइट सेटअप भी करना पड़ेगा, कैमरा भी हाई एंड यूज करना पड़ेगा, उसकी सारी सेटिंग की आपको एपर्चर मोड में काम करना है या आपको सफल प्रायोरिटी मोड में काम करना है, वट या आपको इस मोड पे उस मोड पे देश दैट 50 तरह की चीजें हैं। ये वहां आपको मजबूर करेगा, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट सपोर्टिव नहीं है। जब आप एक सर्टेन एनवायरनमेंट में, ओपन एनवायरनमेंट में बाहर है ना, तो आप धीरे धीरे अपने कैमरा का व्यू फाइंडर के पास, आज के डेट में जो भी कैमरा आ रहा है ट्रू व्यू फाइंडर आ रहा है, तो आपकी सेटिंग क्या आपके हाथ से हो जाती है, ऐसे घुमाने से, एक ही हाथ से, सेकंड दूसरा हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो राइट राइट राइट। तो मेरा मानना है कि टेक्निकलिटी एक बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, उसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी में नहीं रखना चाहिए। वो हमेशा सेकेंडरी प्रायोरिटी की चीजें हैं, वो बहुत इजीली आप सीख सकते हैं। और अगर आप सचमुच में सीरियस हैं फोटोग्राफी के लिए, तो आपके लिए वो सीखना सबसे इजी है। राइट। आज के डेट में किसी भी आप बड़े फोटोग्राफर से बात कीजिए, जो रेनॉन्ड फोटोग्राफर्स हैं, जो लेजेंडरी फोटोग्राफर्स हैं, आपको कभी भी वो टेक्निक की बात नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है सर। आप उससे पूछ लेंगे ना कि सर आपने ये अपर्चर मोड में, तो बोले याद नहीं यार, क्या होगा पता नहीं, तो मैनुअल मोड में लिया, अपर्चर मोड में लिया, क्या फर्क पड़ता है? अरे फोटोग्राफ से मतलब है ना, अपर्चर मोड में आया या मैनुअल मोड में आया। वो ये अलग बात है कि आपका, जैसे अब मेरा जैसे मैं स्ट्रीट पे या डॉक्यूमेंट्री वर्क टाइप से काम कर रहा होता हूँ, आप जितना देखोगे मेरे फोटोग्राफ में डी फोकस चीजें कम दिखेंगी आपको। तो मेरा अपर्चर हमेशा F11 के आसपास या F14 ही रहता है, या F16 लाइट अगर अच्छा है तो। मेरा आईएसओ जनरली 800 के आसपास ही रहता है, क्योंकि लाइट हैवी, तो भाई अगर F16 पे काम कर रहा है तो इतना तो चाहिए ही। तो ये चीजें बहुत कॉमन बातें हैं जो आप इजीली सीख सकते हैं, जिसको लेकर के आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि लाइट कम है। अगर इतना भी नहीं सीख सकते आप तो फोटोग्राफी मत कीजिए ना, कैमरा पकड़ने की जरूरत ही क्या है? जी सही बात है। आपको सीखना एक्चुअली क्या है? आपका इंट्यूशन। आपको सीखना क्या है? आपके थॉट प्रोसेस पे काम करना, कि आपको चीजें दूसरों से डिफरेंट नजर आए। जब आप इस जगह पे खड़े हो तो एक कॉमन मैन और एक आर्टिस्ट को डिफरेंस नजर आए, कि आर्टिस्ट शायद 50 चीजें देख रहा है, कॉमन मैन 2 चीजें देख पा रहा है। राइट। उस ओरिजिनलिटी तक पहुंचना ही मेन इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। वही है फोटोग्राफी, एक्चुअली वही है। तो आपको अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, अपने माइंड को, अपने सेंस को, अपने आपको जो आपका तीसरी आंख है उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा, थर्ड आई जिसको कहते हैं ना। सो यू हैव टू यूटिलाइज योर थर्ड आई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स डिफरेंटली। वहां पर काम कीजिए ना। अब वो कैसे होगा वो बता चुका पहले ही में, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बहुत सबसे बेस्ट तरीका है। आप जितना ऑब्जर्व करेंगे उतना आप जो कहते हैं ना कि पहले हम एब्जॉर्ब करते हैं चीजें, ऑब्जर्व किया फिर एब्जॉर्ब किया, और जितना एब्जॉर्ब किया फिर उसको निकालते हैं फोटोग्राफ के थ्रू। राइट वही चीज तो आती है बाद में। और अब ना मैं थोड़ा इसको एंड की तरफ भी लेकर के जाते हैं, बहुत हमने लंबी बात की।
अब बस एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, वो थोड़ा ना फोटोग्राफी की मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के ऊपर है। ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी का काम है, अच्छा है या ठीक ठाक अच्छा काम है, लेकिन अपने आप को मार्केट आप किस तरीके से करते हो, या अगर आप यंग बच्चों को अगर बताने की कोशिश करो तो क्या कहोगे कि किस तरीके से मार्केट किया जाए, लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, रीच आउट कैसे किया जाए? जैसे फॉर एग्जांपल नेटजियो की अगर बात करें, या कोई भी ऐसी कोई बड़ी मैगजीन है या कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, इन तक पहुंचा कैसा जाए? क्योंकि शोर शराबा इतना है ना कि वो वहां तक पहुंचना ही बहुत बड़ा चैलेंज होता था अपने में। फोटोग्राफी के अलावा और बिल्कुल। बाकी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में अगर आप थोड़ा बताएं तो। देखिए, अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं जी। तो टाइम जरूर लगता है, क्योंकि हम्म, जब भी आप अच्छा वर्क करेंगे तो उसका ऑडियंस दूसरा होता है। उसका ऑडियंस वो कॉमन ऑडियंस नहीं है। सपोज कीजिए कि आज मेरे अगर 1 लाख प्लस फॉलोअर्स हैं जी। इंस्टाग्राम पे, जी। तो मुझे पता है कि उस 1 लाख में से 100 मेरे काम के, राइट। ओनली ओनली 100 की बात कर रहा हूँ। हम्म, परसेंटेज कितना हुआ? वन बहुत। परसेंट आप समझ रहे हैं ना? रेस्ट फैन है आपके। फैन इज टोटली, आप या तो फैन के लिए काम कीजिए या इनके लिए काम कीजिए, आपको राइट। डिसाइड करना पड़ेगा। जब आपके वर्क में वो ठहराव नजर आना शुरू हो जाएगा उन 1% को, जिसको आपके फोटोग्राफ की जरूरत है, चाहे वो राइट। नेट जियो है या नेट जियो जैसे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है या पब्लिशिंग हाउस है या मैगजीन है, तो आपको वो कभी ना कभी आपके काम को बुलाएगा, आपको वो आपको इनवाइट करेगा। जी। नेट जियो ने मुझे कब बुलाया? जब पेंडेमिक का टाइम चल रहा था। आप अच्छा। बिलीव करोगे, 2020 सब टेंस थे, सब हम्म, घरों में पैक थे। और मुझे लगता है कि हर फोटोग्राफर जो क्रिएटिव है, वो उस टाइम पे उसकी हालत बहुत खराब थी। जी। नेट जियो की तरफ से मेरे पास मेल आया। नेट जियो के सबसे सीनियर जो थे, बॉब उस टाइम पे काम कर रहे थे उसमें थे, उनका मेल आया। और मेल ये था कि नवीन, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं नेट जियो कम्युनिटी में अच्छा एज सर, ए। ये बॉब आपने बोले, ये बॉब होम्स है क्या? बॉब होम्स? नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा ये अच्छा, पूरा ठीक। नाम उनका मैं भूल रहा हूँ अभी अच्छा एग्जैक्टली। अच्छा अच्छा, जी जी जी। बिकॉज अभी वो नहीं है, अभी उन्होंने दूसरा स्विच ओवर कर लिया है और दूसरे पर्सन सब आ गए हैं मैनेजमेंट में वहाँ पे। ओके ओके ओके, तो ठीक उस, ठीक ठीक। हाँ, उस टाइम पे तो उनका मैसेज आया, मतलब मेल आया प्रॉपरली। हम्म, हम्म, तो नेटजियो का मेल आया, गारंटेडली खुशी होगी। और जी। उन्होंने इतना अच्छा लिखा, मुझे लिख करके भेजा कि बिकॉज ऑफ दिस वी आर, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ नेटजियो कम्युनिटी के साथ जुड़े। हम्म, बहुत अच्छा लगा मुझे। जी। आप समझ रहे हो कि इंटरनल खुशी कितनी हुई होगी उस टाइम बिल्कुल। पे। जी। कि इसका मतलब उन्होंने नेटजियो ने रिकॉग्नाइज किया मेरे काम को। हम्म, कैसे रिकॉग्नाइज किया? वो एक दो दिन के काम पर रिकॉग्नाइज किया नहीं, वो तो कई सालों एंडलेस। के वर्क के बाद, कई सालों का काम था। जी। मैंने फर्स्ट मेंबरशिप इसकी ली थी नार्जियो की, दैट वाज इन द ईयर 2015। 15 से लेकर के 20 में उन्होंने कांटेक्ट किया। 5 साल, 6 साल का काम देखने के बाद में उन्होंने मुझे बोला। तो ये एक तो पेशेंस जनरेट करना पड़ेगा फोटोग्राफर्स को, कि अगर आप कंटिन्यूटी में बिना डाइवर्ट हुए, बिना इधर उधर किए हुए आप कंसंट्रेट काम करते हैं, तो आपको बड़े ऑर्गेनाइजेशन बुलाएंगे। जी। ऐसे ही होता है, बड़े मैगजीन्स, बड़े पब्लिकेशंस हाउस आपको कॉल करते हैं, आपको फिर असाइनमेंट्स देते हैं और अच्छा पे करते हैं, जो बाहर के ऑर्गेनाइजेशन है। जी। आपका अगर फोटोग्राफ भी लेते हैं, मुझे अभी भी ध्यान है कि एक छोटा सा फोटोग्राफ लेने के लिए, जो कि उनको बस एक न्यूज लेटर में डालना होता है, उसके लिए उनकी पेमेंट जो है इंडियन करेंसी में 10,000 के आसपास है। अच्छा। जी। तो वैल्यू है उस चीज की। राइट एक तो राइट नेट राइट। जियो, और एक न्यूज लेटर में जाना है, वो भी न्यूज लेटर डिजिटली आना है, उसके लिए जी। भी आपको वो पे कर रहा है। जस्ट हम्म, इमेजिन हम्म, हाउ गुड दे आर। तो हम्म, आपको देखिए कैसी फोटोग्राफ जाएगी वहां पर वो जो इंस्टाग्राम पे दिन रात 99% फोटोग्राफ घूम रही होती है, वो फोटोग्राफ नहीं। वो तो उस नहीं जाएंगे। फोटोग्राफ की मीनिंग है। हम्म, जो रिसर्च ओरिएंटेड फोटोग्राफ है, जो डॉक्यूमेंट्री वाले वर्क है, वो शायद कॉमन आइज को पसंद नहीं आए, लेकिन वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो राइट। आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर आप इस तरीके से सोचते हैं कि आपको लोग कैसे रिकॉग्नाइज करें, आपको मॉनेटरी बेनिफिट कैसे आए, हम्म, और स्मार्टली मॉनेटरी बेनिफिट आए, जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन भी हो। सेटिस्फैक्शन भी आपको ऐसा कि फील करे कि आपने कुछ किया है कुछ किया है जी। आर्ट की कम्युनिटी के लिए काम। तो उसमें टाइम लगेगा। हम्म, पेमेंट तो उनके पास भी आ रही है जो लोग मोबाइल बेच रहे हैं आज की बिल्कुल डेट में। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही बात वो है। आपको दे देंगे मोबाइल, बोलेंगे 6 महीने तक का कॉन्ट्रैक्ट है भाई, हम आपको 2-2.5 लाख रुपए दे रहे हैं, हम्म, आपको उछल कूद करके कुछ बनाना है, आपको रील्स बनाने, इतने रील्स का टारगेट रहता है। जी। ठीक है, तो उनकी हाँ। चॉइस है। अगर या तो आप वो उस चॉइस पे काम कीजिए, या आप इस चॉइस पे काम कीजिए, चॉइस आपकी है। मैं ये नहीं कहता वो गलत है, आपको वो सूट कर रहा है, आप जरूर कीजिए।
आपके लिए है। राइट। लेकिन जो फोटोग्राफर चाहता है कि वो इस तरह से अर्निंग चाहिए रिकॉग्नाइज। उसको, जी। तो उसको रिकॉग्निशन इस तरह से चाहिए उसको, तो उसको टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा, अपने काम पे बहुत कंसंट्रेट करना पड़ेगा, जी। क्वालिटी वर्क पे ध्यान देना पड़ेगा। राइट राइट राइट। तो क्वालिटी वर्क इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। अगर आप लॉन्ग टर्म में भी देखना चाहते हैं इस चीज को, तो लॉन्ग टर्म में बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी चीजें तभी आपके पास आएंगी, जिसको हम कहते हैं ना इंटेलेक्चुअल, मैं उसको वर्ड यूज करता जी हूँ, जब इंटेलेक्चुअल कंटेंट्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। और जी। इंटेलेक्चुअल कंटेंट ही बड़े प्लेटफॉर्म पर काम आता है। अब राइट। जितने भी बड़े कॉम्पिटिशन्स देख लीजिए, अगर इंटरनेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स देखिए, किस तरह के फोटोग्राफ सेलेक्ट होते हैं, जिस जिस कंटेंट में बातें होती हैं, राइट। थॉट प्रोसेस होता है, जो कुछ मैसेज कन्वे कर रहा होता है, चाहे वो जी डॉक्यूमेंट्री का वर्क हो, चाहे वो स्ट्रीट वर्क हो, चाहे वो ट्रेवल का काम हो, जी। चाहे वो नेचर का वर्क हो। बिल्कुल। अगर आपके फोटोग्राफ में कम्युनिकेशन नहीं है, वो बात नहीं कर सकता है ऑडियंस से, तो कभी भी ऐसे फोटोग्राफ्स जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर सेलेक्ट नहीं होते। एक दो गलतियां कहीं भी हो सकती हैं, वो तो ह्यूमन नेचर है। कई बार होता है कि ऐसे फोटोग्राफ सेलेक्ट हो जाते हैं जिनको नहीं होना चाहिए, राइट बट राइट हमें राइट मान के चलना पड़ेगा, वी ऑल आर ह्यूमंस, तो हम मिस्टेक कर सकते हैं। राइट बट राइट। लेकिन आप उसमें सबको कैटेगराइज, एक गलती से आप उसके जो 99 अच्छी चीजें हैं वो थोड़े उनको इग्नोर कर इग्नोर नहीं सकते कर हैं। सकते। जी। हाँ, तो एक्चुअली ह्यूमन नेचर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम गलतियों को पकड़ने की आदत होती है हमें। राइट। अगर मैं आज एक गलती कर दूं ना, एक वर्ड मेरे इधर से उधर उधर हो जाए, तो लोग पकड़ के बैठ जाएंगे। हाँ। लेकिन मेरे जो 99 वर्ड्स हैं जो अच्छे थे पहले, उनको कोई उसको नहीं कोई नहीं देखे। देखेगा। तो दिस इज द ह्यूमन नेचर। तो हमें हमेशा उस पॉजिटिव चीज पर ध्यान देना होता है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं। बिल्कुल। जी। तो कंसंट्रेट कीजिए क्वालिटी वर्क पे, वो आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, मॉनिटरी भी मिलेगी एक सर्टेन टाइम के बाद। बट अगर आप ये सोचेंगे आपने आज फोटोग्राफी शुरू की और कल कल से कुछ दो हो जाए। महीने से 2 साल, तो नहीं होता ऐसा, नहीं होता। रेयरली कोई इतना लकी होगा जिसको ऐसा मिल जाता होगा। जी। बहुत मजा आया सर आपसे बात करके मेरे को। बड़ा मजेदार रहा सर। हाँ, बहुत मजा आया मुझे। थैंक यू सो मच। मैं ना उस पे डीडी नेशनल पे या पता नहीं किस पे एक इंटरव्यू आया करता था। इरफान नाम से एक इंटरव्यू लेने वाले इंसान है। तो वो हाँ बिल्कुल है, डीडी पे आपने ही आता था पहले। राज्यसभा टीवी पे आता था वो। लोकसभा टीवी शायद, हाँ अच्छा अच्छा रोज, हाँ। हाँ, लोकसभा या राज्यसभा टीवी, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे कमाल याद है कमाल के उन वो हाँ, पर्सन। बहुत मुझे पसंद थे सर। तो उनका मेरे को वो याद आ रहे हैं इस टाइम पे कि लास्ट में वो एक चीज बोला करते थे जब वो अपने इंटरव्यू को बातचीत को खत्म करते थे कि यहाँ पे हम अपना इंटरव्यू खत्म करते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है जो आपको लगता है कि मैं नहीं पूछी या नहीं पूछ पाया तो आप वो शेयर कर सकते हैं आप अपने एंड से। तो अगर कुछ ऐसा है शायद जो आप बताना चाहते हो तो प्लीज आप लास्ट क्लोजिंग रिमार्क्स। देखो, ऑलमोस्ट फोटोग्राफी के बारे में हम जो बेसिक चीजें हैं ना, वो शेयर कर चुके हैं आई होप सबको सर से। आपको मजा आया और हो, क्योंकि मुझे इसी तरीके की बिल्कुल, बातें अच्छी लगती हैं सर। मुझे टेक्निकल वो ना हम। और यही बातें जरूरी भी हैं, हम्म, यही बातें जरूरी हैं। और वो बात आप ऑलरेडी इवन की पूछ चुके हैं हमसे, मेरे जी से, जी कि एक कैसे आप अपने आप को तैयार करते हैं किसी चीज के लिए। जी जी तो जी। सेल्फ इंस्पिरेशन, मैं अगेन रिपीट करूंगा इस चीज को, कि सेल्फ इंस्पिरेशन आपके अंदर होता है। आपको इंस्पिरेशन ढूंढने के लिए बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। हम्म, आप अपने आप से इंस्पायर हो सकते हैं। तो अपने उन चीजों को कलेक्ट करना शुरू कीजिए कि जी। आपने किस किस डिफिकल्टी से अपने आप को बाहर निकाला है। राइट। तो ये जब आप सेल्फ इंस्पिरेशन ढूंढेंगे ना, तो हम्म, आप अपने आप इंस्पायर होना शुरू हो जाएंगे। जी अपने फोटोग्राफ में डेप्थ आप कैसे लाएंगे? अपने सेल्फ इंस्पिरेशन से। और हमेशा कोशिश कीजिए कि आप टेक्निकलिटी पर कम और अपने विजन पे हमेशा काम कीजिए। जी जी। आप जितना पढ़ेंगे अच्छा, उतना ही अच्छा आप लिख सकते हैं। एक हम्म अच्छा रीडर ही एक अच्छा राइटर बन सकता है। हम्म और फोटोग्राफर भी ऑथर होता है, ये दिमाग में सेट कर लीजिए। यू आर ऑल्सो एन ऑथर। हम्म, तो आप अगर ऑथर हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना क्या, केवल बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अपना इन्वायरमेंट, जिस हम्म, इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हैं, जी और अपना एस्पेक्ट्स बहुत ही वाइडर रखना पड़ेगा। वाइडर एस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है? आप अपनी सोच को जब तक वाइड नहीं करेंगे तब तक नहीं। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो शेयर करूंगा, जी जो बहुत कॉमन है और फोटोग्राफर के साथ होता है, जब क्रिएटिव ब्लॉक वाली चीज आती है, जी तो जी जी जी। उसको कहते हैं फियर, फियर ऑफ फेलियर। राइट। फेलियर होता क्या है एग्जैक्टली? दो तरीके का फेलियर होता है। एक होता है एक्चुअल फेलियर, और दूसरा होता है फियर ऑफ फेलियर।
राइट। तो फियर ऑफ फेलियर जो है ना, वो बहुत बड़ा इशू है, प्रॉब्लम है वो आपका दिमाग आपको बेसिकली वो फियर क्रिएट करके दे रहा होता है, तो आपका पैरालाइज कर दिमाग देता है। आपको, हाँ, पैरालाइज कर देता है। तो आपको फियर ऑफ फेलियर से हमेशा बाहर रहना। जी। सेकंड क्या होता है आपका, एक्चुअल फेलियर। एक्चुअल फेलियर। मैं उसको बहुत अच्छा मानता हूँ। हम्म। मैं कहता हूँ कि आपका जो फेलियर है ना, जी। वो आपका साइलेंट मेंटोर है, राइट। और वही आपका सबसे बड़ा टीचर है, और वही आपको सक्सेसफुल बनाएगा। तो रियल फेलियर से डरना नहीं है कभी। राइट। मतलब आपको और मेहनत करनी है और काम करना है, और वही फेलियर आपको सक्सेसफुल बनाएगा। जी। बट आपको डरना किससे है, फियर ऑफ फियर फेलियर ऑफ से। फेलियर से। आपको उसको अपने नजदीक नहीं आने देना है, आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना है। तो फियर मत करो, फियर ऑफ मतलब उस तरह का फियर मत करो कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो ऐसा जाएगा, ये होगा। नहीं करेंगे तो वो नहीं होगा। दिस इज जस्ट लाइक इमेजिनरी थिंग्स। राइट। तो आप उस इमेजिनरी थिंग्स के प्रिजनर मत बनो। राइट। अपने दिमाग अपने दिमाग के उस फियर ऑफ फेलियर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, मत होने दीजिए। और एक्चुअल फेलियर से कभी मत डरो, क्योंकि वही आपका मेंटोर है। वही वही आपको आगे ले जाएगा। वहीं से क्योंकि ग्रोथ आप है। फेल कौन होता है, एक्चुअल फेल कौन होता है, जो कुछ करता है। जो ट्राई नहीं करता। मतलब आप फेल कब होंगे, जब आप बहुत सारी चीजें ट्राई कर रहे होंगे तभी फेल होंगे ना। तो जब फेल कौन होता है, जो ट्राई करता है। जो ट्राई नहीं कर रहा तो ऑलरेडी फेल है, बिल्कुल हमेशा सही। के लिए। बिल्कुल। तो इसीलिए आपको डरना नहीं है उससे, आपको उसको अपना मेंटोर बनाना है, राइट। उसको अपनी स्ट्रेंथ बनानी है, उसको अपना पावर बनाना है, और काम करते रहना है। बेहतरीन। चलो सर, बहुत मजा आया सर आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच सर, टाइम निकालने के लिए और बात करने के लिए। थैंक आपसे ही यू। पहली बार बात हो रही थी। लेकिन मजा थैंक यू, लगा, मुझे थैंक यू लगा सो नहीं मच। कि पहली बार मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा है ना ये। जी बिल्कुल सर। क्योंकि हमारा वो जो वेव लेंथ था ना, मैच कर रहा था। अगर मैं राइट इसको राइट। साइंस के जी हिसाब जी। से देखूं जी जी जी, नहीं हम दूर बिल्कुल सर। बैठे हैं, बट हमारा वेव लेंथ मैच कर रहा था, थॉट प्रोसेस मैच कर रहे थे हमारे बात जी। में भी, इसीलिए। चलो। थैंक यू सो ओके मच। सर, थैंक यू सर, टच में रहूंगा आपसे, थैंक यू। बातें करता रहूंगा। हाँ जी, थैंक यू सर। हाँ जी बाय जी। बाय। ओके, बाय।